तो दोस्तों कहानी वहीं से शुरू होती है जहां हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था। मिस्टर फूल के शब्द सुनते ही एल्गर का दिल एक पल के लिए जैसे उछल पड़ा। ठीक वही एहसास, वही आध्यात्मिक झटका जो कभी पासू आइलैंड पर लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से प्रार्थना करते समय महसूस हुआ था। कुछ ही क्षण पहले एल्गर ने मिस्टर फूल को ग्रीट किया था। तब उसे कोई खास बदलाव नजर नहीं आया था। सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा था, लेकिन अब इसी पल उसे पूरा यकीन हो गया कि मिस्टर फूल अब पहले जैसे नहीं रहे। यह बदलाव चेहरे या हाव भाव का नहीं था, बल्कि पूरी तरह स्पिरिचुअल लेवल का था। ऐसा परिवर्तन जिसे शब्दों में ढालना लगभग नामुमकिन था। बस इतना महसूस हो रहा था कि ग्रेस वाइट फॉग से ढका वह अस्तित्व अब पहले से हजारों गुना ज्यादा भयानक और दमनकारी हो चुका है। इतना कि एक साधारण सा वाक्य या हल्की सी हरकत भी किसी सामान्य इंसान की पूरी नेचुरल ऑर्डर को कुचल देने के लिए काफी लगती थी। एल्गर के मन में बिजली की तरह यह विचार कौंधा कि मिस्टर फूल और ज्यादा जाग चुके हैं। द वर्ल्ड के फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स जाने और सिटी ऑफ सिल्वर को बाहर लाने के बाद उन्होंने एक और बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया। एल्गर ने मन ही मन सोचा, क्या मिस्टर फूल अब सीक्वेंस जीरो के एंजल लेवल पर पहुंच चुके हैं? अगर सेलर पाथवे इतनी सेंसिटिव ना होती तो शायद उसे इसका आभास भी नहीं होता। वह कुछ कहना चाहता था, कोई सवाल पूछना चाहता था, लेकिन अचानक उसका दिमाग जैसे जाम हो गया और उसे याद ही नहीं रहा कि वह क्या बोलने वाला था। इसी खामोशी के बीच लियोनार्ड ने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि बाकी सभी सदस्य भी लगभग उसी हालत में पत्थर की तरह जमे हुए बैठे हैं। उसने माहौल तोड़ते हुए कहा कि उनकी कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन के मुताबिक बैकलुंड के ऊपर सच में देवताओं की लड़ाई हुई थी, जिसमें एवरनाइट गॉडेस, गॉड ऑफ कॉम्बैट और अर्थ मदर शामिल थे। और इसका आउटकम सबको पता है, इसलिए वह जानना चाहता है कि बाकी सब क्या सोचते हैं। पिछली टैरो गैदरिंग में लियोनार्ड यही सवाल पहले ही मिस्टर फूल से पूछ चुका था, लेकिन तब मिस्टर फूल ने केवल इतना कहा कि वह हाल ही में फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स पर ध्यान दे रहे हैं। कैटलिया ने बिना अपनी उलझन छुपाए हुए कहा कि उसे समझ नहीं आता कि ऐसा आउटकम कैसे हुआ, क्योंकि अर्थ मदर और गॉड ऑफ कॉम्बैट तो माँ बेटी की जोड़ी की तरह मिलकर एवरनाइट गॉडेस को हरा सकते थे। एल्गर ने अपने विचार समेटे और बताया कि उसे एक रिपोर्ट मिली है। जैसे ही युद्ध खत्म हुआ, फेना पोर्टर ने अपनी साइड्स बदल ली। यह सुनते ही ऑड्री को जैसे पूरी तस्वीर समझ में आने लगी। उसी क्षण डेरिक ने भी हाथ उठाया और बोला कि उसे अब लगभग समझ आ गया है कि यह सब क्यों हुआ। एमलिन ने संदेह से पूछा कि दासन, जो इतने समय से फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में आइसोलेटेड रहा है, उसे यह सब कैसे पता हो सकता है। लेकिन एल्गर जानता था कि डेरिक हमेशा सच बोलता है, इसलिए उसने उत्सुकता दबाते हुए पूछा कि क्यों। डेरिक ने चारों ओर देखा और शांति से कहा कि वह तभी बताएगा जब सब मिस्टर फूल को विटनेस बनाकर यह वादा करें कि जो भी वह कहेगा उसे बाहर रिवील नहीं किया जाएगा। सबने सहमति में सिर हिलाया और मिस्टर फूल से वादा किया। तब डेरिक ने बताया कि अर्थ मदर असल में जाइंट क्वीन ओम्बेला नहीं है। असली ओम्बेला बहुत पहले मर चुकी थी और उनकी रिमेन्स आज भी सिटी ऑफ सिल्वर में मौजूद है। यह सुनते ही ऐसा लगा जैसे टैरो क्लब के हर सदस्य के दिल में एक साथ बम फट गया हो। एल्गर, ऑड्री और बाकी सब कुछ पल के लिए पत्थर की मूर्तियों की तरह जड़ हो गए। कुछ देर बाद लियोनार्ड ने अविश्वास से पूछा कि क्या डेरिक को पूरा यकीन है, लेकिन उसे खुद ही एहसास हो गया कि सिटी ऑफ सिल्वर के पास जाइंट क्वीन के रिमेन्स होने का मतलब है कि यह बात लगभग पक्की है। ऑड्री, फोर्स और जियो अनजाने में मेज के आखिरी सिरे पर बैठे मिस्टर फूल की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में हल्की सी मुस्कान थी। पोस्चर जरा भी नहीं बदला था। यही अपने आप में एक मौन पुष्टि थी कि यानी
जो भी डेरिक ने कहा वो सब सच था। ऑड्री ने सिर हिलाकर कहा कि इससे बहुत सी बातें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अगर अर्थ मदर जाइंट क्वीन नहीं है तो एंजल ऑफ फेट ओरोबोरस ने उन्हें ओम्बेला क्यों माना और गॉड ऑफ कॉम्बैट ने उनके साथ काम क्यों किया? आखिर में वह असल में है कौन? मिस जस्टिस के सवालों की बौछार सुनकर एल्गर के मन में एक अजीब सी भावना उठी, क्योंकि टैरो क्लब की चर्चा अब किंग्स ऑफ एंजल्स से ऊपर उठकर सीधे देवताओं तक पहुंच रही थी। पहले वे देवताओं पर सीधे बात करने से बचते थे, क्योंकि इस दुनिया में पला हर इंसान भीतर से उनसे डरता है, लेकिन अब वह भक्ति धीरे धीरे टूट रही थी। कैटलिया ने सोचा और कहा कि शायद अर्थ मदर शुरू से ही ओम्बेला का भेष बनाकर रह रही थी और इसी वजह से एंजल ऑफ फेट और गॉड ऑफ कॉम्बैट दोनों धोखा खा गए। जियो ने अनायास ही कहा कि यह नामुमकिन है। फोर्स ने गहरी सांस ली और बोली कि यह तो पूरी तरह हॉरर स्टोरी है। तभी द वर्ल्ड यानी क्लैन मॉरिटी बोले कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, खासकर अगर इस कवर अप में एवरनाइट गॉडेस और दूसरे देवताओं की मदद शामिल रही हो। 2-3 हजार सालों तक चली इस साजिश का ख्याल आते ही एल्गर की आंखें सख्त हो गई, क्योंकि एवरनाइट गॉडेस और अर्थ मदर का नाम सुनते ही उसकी आत्मा में बैठा पुराना डर फिर जाग उठा। खामोशी फिर छा गई। लियोनार्ड ने ऑड्री का आखिरी सवाल दोहराया कि अर्थ मदर असल में है कौन, और वह द वर्ल्ड की ओर देखने लगा, जैसे अपने पुराने साथी से जवाब मांग रहा हो। तभी लंबे इंतजार के बाद मेज पर दस्तक हुई। यह मिस्टर फूल थे। सब चौंक कर उनकी ओर मुड़े। मिस्टर फूल हल्के से हंसे और बोले कि वह कुछ हिंट दे सकते हैं। उन्होंने बताया कि चर्च ऑफ अदर मर्थ को सैंगवाइन को बिलीवर बनाना क्यों पसंद है, क्योंकि अर्थ और मून नेबरिंग पाथवेज हैं। फिर उन्होंने आगे बोला कि सेकंड इपोक की लीजेंड के अनुसार मून की एंशियंट गॉडेस ललित जायंट किंग की बिट्रेयल के कारण मारी गई थी, लेकिन वह आज भी कभी कभी सैंगवाइन की प्रेयर्स का जवाब देती हैं, जैसे पूरी तरह मरी ही ना हो। इन 4 हिंट्स को सुनते ही हर किसी के दिमाग में एक ही जवाब उभरा, अर्थ मदर ही सैंगवाइन एंसेस्टर ललित है। एमिलिन की आंखें फैल गई और वह सीधा बैठ गया। उसके मन में जैसे बिजली कौंध गई कि वह कभी अपनी फेथ से भटका ही नहीं था। एंसेस्टर ही उसकी मदर गॉडेस है। इसी वजह से वह अब तक हार्वेस्ट चर्च जाता रहा। उसके भीतर की सारी गिल्ट पिघल गई और उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह सच में दुनिया का सबसे डिवोटेड सैंगवाइन है। फोर्स मुस्कुराई और बोली कि शायद कुछ समय बाद एमिलिन चर्च ऑफ अर्थ मदर का आर्क बिशप बन जाए, या फिर सोल सैंगवाइन रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि सभी सैंगवाइन का रिप्रेजेंटेटिव। एमिलिन ने उलझकर पूछा क्यों। तब लियोनार्ड हंसा और बोला कि एवरनाइट गॉडेस ने लेडी ऑफ क्रिम्सन का टाइटल छोड़ दिया है। अर्थ मदर को अब वैसा ही कोई नया ऑनरिफिक नेम मिलेगा और बाकी चर्चेज हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाए जा सकते। एमिलिन ने अपने ही लोगों की कल्पना की जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे और अब उसके सामने लाइन लगाकर उसका आशीर्वाद लेने आएंगे। यह सोचते ही उसकी चिन यानी कि ठुड्डी अपने आप ऊपर उठ गई। कुछ देर बाद एल्गर ने शांति से कहा कि अब ज़्यादातर सदस्य डेमीगॉड्स हैं, एडवांसमेंट में समय लगेगा और गैदरिंग का फोकस अब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और सीक्रेट कॉपरेशन पर होना चाहिए। सबने एक स्वर में हामी भरी। तभी मिस्टर फूल ने चारों ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स का मामला निपटने के बाद उनकी कंडीशन काफ़ी रिकवर हो चुकी है और अब वे हायर लेवल आइटम्स एक्सचेंज कर सकते हैं। सबके मन में एक ही सवाल उठा कि मिस्टर फूल आखिर किस लेवल तक जाग चुके हैं। क्लैन मुस्कुराया और बोला कि उन हायर लेवल आइटम्स में सी गॉड की आइडेंटिटी, लेवल और स्ट्रेंथ शामिल हैं। उस पल ऐसा लगा जैसे क्लैन अब इंसान नहीं रहा, जैसे वह किसी और ही रियल में पहुंच चुका था। यह वही पल था जब कहानी सच में देवताओं के मैदान में प्रवेश कर गई थी। तो दोस्तों, टैरो क्लब अब देवताओं के रहस्यों को छू चुका है और अगला चैप्टर इस ज्ञान की पहली भारी कीमत दिखाने वाला है।
क्योंकि जहाँ देवताओं के सीक्रेट्स खुलते हैं वहाँ इंसानों की दुनिया हमेशा हिलती है। सी गॉड की आइडेंटिटी, लेवल और स्ट्रेंथ। मिस्टर फूल के मुंह से ये शब्द सुनते ही एल्गर का दिमाग लगभग 2 सेकंड के लिए पूरी तरह खाली हो गया, जैसे किसी ने उसके सारे ख्याल एक झटके में उड़ा दिए हों। यह एक ऐसी चीज थी जिसके बारे में उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उसकी समझ के हिसाब से गहरमैन स्पैरो के जरिए सी गॉड की अथॉरिटी हासिल करके और कालवेटुआ को रिप्लेस करके मिस्टर फूल को पहले ही एक स्थिर और बड़ी संख्या में बिलीवर्स मिल चुके थे, और यह रिकवरी की दिशा में एक बेहद अहम कदम था। इसी वजह से एल्गर को पूरा यकीन था कि कोई भी महान अस्तित्व सी गॉड जैसी पहचान को कभी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब यहाँ इसी पल मिस्टर फूल खुद कह रहे थे कि सी गॉड की आइडेंटिटी, उसका लेवल और उसकी शक्ति एक्सचेंज की जा सकती है। मतलब एल्गर के भीतर एक सिहरन दौड़ गई। क्या मिस्टर फूल अब उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जहां सी गॉड जैसे फॉल्स गॉड की पहचान और उसके बिलीवर्स भी उनके लिए जरूरी नहीं रहे? यही तो किसी सच में महान सत्ता की निशानी होती है। जो चीज काबिल नहीं उसे बस अस्थायी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, उसे पकड़कर बैठा नहीं जाता। एल्गर ने मन ही मन एक लंबी सांस ली। फिर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे साफ महसूस हो रहा था कि मिस्टर फूल के ये शब्द सीधे उसी के लिए थे। चर्च ऑफ स्टोम्स में रहते हुए एल्गर ने बाहरी ताकतों के सहारे सीक्वेंस 4 डेमिगॉड का दर्जा पाया था। किसी तरह वह ब्रास तक पहुंचा था, लेकिन उससे आगे बढ़ना लगभग नामुमकिन लग रहा था। बुक ऑफ कैलेमिटी चुराने की योजना उसे अभी दूर दूर तक होती नहीं दिख रही थी। इसलिए उसने अपनी एम्बिशन को दबाकर चुपचाप मौके का इंतजार करना सीख लिया था, और अब वही मौका सामने खड़ा था, वह भी हैरान कर देने वाली रफ्तार से। अभी एल्गर रोस्टेड आर्कीपेलागो का कार्डिनल था। अगर वह चुपचाप सी गॉड बन जाए और उन वॉटर्स की अथॉरिटी संभाल ले तो वह आर्कीपेलागो का राजा बन सकता था, एक असली राजा। यह सोचते ही उसके लिए खुद को संभालना मुश्किल हो गया। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया। ऑड्री, डेरिक और बाकी लोग भी इस बात से चौंक गए थे कि टैरो क्लब अब किसी भी देवता, भले ही वह फॉल्स गॉड ही क्यों ना हो, की आइडेंटिटी और शक्ति का लेन देन करने लगा है। लेकिन स्टॉर्म पाथवे में जाने का उनका कोई इरादा नहीं था, इसलिए एल्गर जितना उत्साह उनमें नहीं था। वे जल्दी खुद को संभालकर मिस्टर हैंग्डमैन की ओर देखने लगे। एल्गर ने गहरी सांस ली और लंबी ब्रॉन्ज टेबल के आखिरी सिरे पर बैठे मिस्टर फूल से विनम्रता से पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, इन चीज़ों के बदले मुझे क्या कीमत चुकानी होगी? यही सवाल द फूल क्लाइंट सुनना चाहते थे। वह मुस्कुराया और बोला, जो मिशंस मैं तुम्हें दूंगा उन्हें पूरा करना और नियमित रूप से प्रार्थना करना, साथ ही दिल से विशेष करना। असल जोर आखिरी शब्दों पर था, लेकिन क्लैन जानता था कि टैरो क्लब के सदस्य इसका पूरा मतलब शायद नहीं समझ पाएंगे। विशेष पूरी करने के लिए इस वक्त क्लैन के पास 2 रास्ते थे। पहला, अपने दूसरे बियॉन्डर्स पावर्स का इस्तेमाल करके इफ़ेक्ट्स पैदा करना, जैसे हिस्टोरिकल सीन्स समन करना या बार वाली बियर की घटना दोहराना। दूसरा, अपनी जमा की हुई विशेष की शक्ति से सीधे मिरेकल पैदा करना, जैसे उंगली चटकाकर ढहे हुए घर को पल भर में पहले जैसा बना देना। दोस्तों, क्लैन यहाँ पर उन्हीं मिरेकल का जिक्र कर रहा है जिसका मेंशन लास्ट वीडियो में हमने किया था। इसके अलावा सेफ्रा कासल के स्तर और ग्रेव फॉग के ऊपर मौजूद उसकी शक्ति, जो अभी यूनिकनेस को अकोमोडेट ना कर पाने वाले किंग्स ऑफ एंजल के बराबर थी, उसे प्रेयर्स का जवाब देने की इजाज़त देती थी, ठीक एक सीक्वेंस 1 अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज की तरह। इस दौरान क्लैन को 2 मुख्य इफेक्ट समझ में आए थे, एक नवजात डिवाइन किंगडम का निर्माण और दूसरा
ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग का नाम उसने खुद रखा था क्योंकि वह असली अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज नहीं था और उसके पास पूरा मिस्टिसिज्म नॉलेज भी नहीं था। यह शक्ति अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को जोड़कर अजीब और अविश्वसनीय परिणाम पैदा कर सकती थी, जैसे किसी रास्ते की शुरुआत और अंत को एक ही जगह जोड़ देना ताकि उस पर चलने वाला कभी बाहर ही ना निकल पाए। कई बियॉन्डर पावर्स कुछ हद तक ऐसा कर सकती थी, लेकिन अटेंडेंट ऑफ मिस्ट्रीज का ग्राफ्टिंग सीधे कॉन्सेप्ट पर असर डालता था, उच्च स्तर का, अजीब और रहस्यमय। स्टाफ ऑफ द स्टार्स जैसे ग्रेड जीरो सील्ड आर्टिफैक्ट की रेप्लिकेशन पावर्स के साथ मिलकर क्लैन अब सैफरा कासल के भीतर रहते हुए किंग्स ऑफ एंजल्स की तरह प्रेयर्स का जवाब दे सकता था, और उससे भी ज़्यादा। इसी बीच मिस्टर फूल के मिशन शब्द सुनकर एल्गर को अचानक कुछ याद आया। उसने तुरंत सिर झुकाकर पूछा, ऑनरेबल मिस्टर फूल, क्या मुझे अभी भी फेसैक एम्पायर के उन 3 टारगेट्स की जांच जारी रखनी है जिन्होंने कॉनोटॉप्सी बैटल में हिस्सा लिया था? पहले एल्गर ने क्रिपिंग हंगर के संभावित मालिकों की जानकारी इकट्ठी की थी, लेकिन कुछ असामान्य नहीं मिला था। द फूल क्लैन ने हल्का सा सिर हिलाया और बोले, अब इसकी जरूरत नहीं। पहले वह इस क्लू से ट्वाइलाइट हर्मिट ऑर्डर तक पहुंचने की सोच रहा था, लेकिन अब जब एडम के गॉड बनने की संभावना थी तो पीछे हटना बेहतर था। सीक्वेंस जीरो, ट्रू डियटी का सम्मान करना, यही क्लैन का उसूल था। बिना एल्गर को दोबारा बोलने का मौका दिए मिस्टर फूल ने सहज लहजे में कहा, तुम्हारा मौजूदा मिशन सी गॉड के बिलीवर्स के साथ सहयोग करना है और फॉरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स से आए लोगों को सेटल करना। योर विश इज माई विल, एल्गर ने बिना सोचे जवाब दिया। यह सुनकर डेरिक ने मन ही मन राहत की सांस ली। अब उसे भविष्य को लेकर कोई शंका नहीं थी। उसे मिस्टर हैंगडमैन की क्षमता पर पूरा भरोसा था, क्योंकि पहले भी मिस्टर हैंगडमैन ने डेरिक मतलब कि द सन को कई अच्छे सुझाव दिए थे जो उसके सिटी ऑफ सिल्वर से बाहर निकलने में मददगार साबित हुए थे। तभी मिस्टर फूल ने चारों ओर देखा और मुस्कुराए। सी गॉड की आइडेंटिटी के अलावा भी बहुत सी चीज़ें एक्सचेंज की जा सकती हैं, जैसे इम्पेरेटिव मेज पोशन फॉर्मूला और बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स। उन्होंने जानबूझकर ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिए ताकि द फूल की गरिमा बनी रहे। मून सिटी के पास इम्पेरेटिव मेज की हेरिटेज थी, जिसे क्लैन किसी को बचाने की विश के बदले ले सकता था, और अगर सेक्रीफाइस की बात आती तो मून सिटी के लोग खुशी खुशी सब कुछ दे देते, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा डर यही था कि कहीं मिस्टर फूल उन्हें छोड़ ना दें। इसके अलावा क्लैन के पास खुद भी बहुत कुछ था, जैसे कि सिल्वर नाइट मैरियोनेट, सियर पाथवे के सीक्वेंस 9 से 3 तक के बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स, सील्ड आर्टिफैक्ट जनरल ऑफ द पीपल लेस आई, प्राइमोडियल मून का ब्लेस्ड ब्लड और वॉर्म्स ऑफ स्पिरिट से बने चार्म्स और ब्लड्स। अगर कोई कंज्यूमेबल या टेम्परेरी लोन मांगता तो क्लैन हिस्टोरिकल वर्ड से और भी बहुत कुछ निकाल सकता था। इम्पेरेटिव मेज का नाम सुनते ही जियो को लगा जैसे मिस्टर फूल उसे देख रहे हों। सच कहें तो जियो के पास एडवांस करने की बहुत ज़्यादा मोटिवेशन नहीं थी। वह MI9 की मिड टू अपर एचेलॉन मेंबर थी। डेमीगॉड बनने का रास्ता कठिन था। उसके पिता की रेपुटेशन काफ़ी हद तक बहाल हो चुकी थी। युद्ध भी खत्म हो गया था। माँ और भाई बैकलैंड लौट आए थे और उसकी मौजूदा इनकम से आराम से ज़िंदगी चल रही थी। इन सब कारणों से उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी अभी ठीक है, लेकिन अगर डेमीगॉड बनने का मौका मिलता तो वह छोड़ती भी नहीं, क्योंकि युद्ध के दौरान उसने सीक्वेंस 5 की बेबसी देखी थी और टैरो क्लब में फोर्स के अलावा बाकी सब डेमीगॉड्स थे। वह पीछे नहीं रहना चाहती थी। उसने फोर्स की ओर देखा और फिर मिस्टर फूल की तरफ सर झुका दिया, मतलब वह कोशिश करेगी। फोर्स भी यही सोच रही थी। अगर फुल मून रेविंग्स
और अब्राहम फैमिली की तैयारियां बीच में ना होती तो वह भी इतनी जल्दी एडवांस करने के मूड में नहीं थी। ट्रैवलर बनकर जहां चाहो वहां जाना, यही उसकी असली चाह थी। तभी ऑड्री ने हिचकिचाते हुए पूछा, अगर कोई मामला ऐसा हो जिसके बारे में आपको पता हो कि उसका आउटकम आप पर निर्भर ही नहीं है, वह सिर्फ कुछ अस्तित्वों की फीलिंग्स और गैम्बलिंग का नतीजा है, तो आप क्या करेंगे? एल्गर हंस पड़ा। हर इंसान को मरना है, चाहे जितनी कोशिश कर लो। तो क्या जिंदगी बेकार हो जाती है? फिर गंभीर होकर बोला, अगर कभी आउटकम नहीं बदल सकते तो खुद को मजबूत बनाओ, ज़्यादा पावर और अथॉरिटी हासिल करो, जब तक कि एक दिन तुम खुद उस गैम्बलिंग में हिस्सा लेने लायक ना बन जाओ। और अगर इस रास्ते में मर भी गए तो कुछ न करने से बेहतर है। ये मिस्टर हैंगडमैन के अब तक के सबसे सच्चे शब्द थे। ऑड्री भीतर से हिल गई और धीरे से सिर हिलाया। तभी द वर्ल्ड गहरमन स्पैरो ने चारों ओर देखा और बोला, सबको एक बात याद दिला दूं। सभी की नजरें उन पर टिक गई। क्लैन ने द वर्ल्ड के जरिए गहरी आवाज में कहा, एपोकैलिप्स लगभग 10 साल में आ जाएगा और उस वक्त हर कोई नष्ट हो सकता है, यहाँ तक कि देवता भी। तो दोस्तों, अब खेल सिर्फ ताकत का नहीं रहा, अब समय खुद दहलीज पर खड़ा है और अगला चैप्टर दिखाने वाला है कि जब एपोकैलिप्स का नाम लिया जाता है तो देवताओं की दुनिया भी कांप उठती है। एपोकैलिप्स, यह शब्द ऑड्री के दिमाग में गूंज रहा था। हालांकि चर्च ऑफ नॉलेज एंड विजडम के एक डेमिगॉड से उसने एपोकैलिप्स की भविष्यवाणी बहुत पहले ही सुन ली थी, लेकिन तब तक वह हमेशा उसे एक एब्स्ट्रैक्ट यानी निराकार सी बात लगती थी, जैसे लोगों को डराने के लिए कही गई कोई भारी भरकम भविष्यवाणी। यह सच है कि युद्ध में उसने इंसान की इनसिग्निफिकेंस थोड़ी बहुत देखी थी, लेकिन फिर भी उसे कभी नहीं लगा कि दुनिया बस 10 साल में खत्म होने वाली है, क्योंकि कोई साफ संकेत दिखाई ही नहीं दे रहे थे। लेकिन इस बार बात अलग थी, क्योंकि यह प्रोफेसी मिस्टर वर्ल्ड यानी कि गहरमन स्पैरो की तरफ से आई थी। वही मिस्टर वर्ल्ड जो हमेशा भरोसेमंद रहा था, जो एंजल्स तक पर वार करने से नहीं झिझकता था और जिसका लहजा इतना फर्म था जैसे उसने सच में 10 साल बाद का मंजर अपनी आंखों से देख लिया हो। ऑड्री ने बिना ज्यादा सोचे इंस्टिंक्टिवली उस पर भरोसा कर लिया। उसका दिल डूब गया था। घबराहट और बेचैनी भीतर से चढ़ने लगी, लेकिन इसके साथ ही उसकी पहले वाली कन्फ्यूजन भी काफी हद तक कम हो गई, क्योंकि अभी भी एक पूरा दशक बाकी था और डूबता हुआ इंसान भी आखिरी पल तक हाथ पांव मारता है, और वह तो फिर भी एक परफेक्टली फाइन सीक्वेंस फॉर डेमिगॉड थी। चर्च ऑफ स्टॉर्म्स के कार्डिनल होने के नाते एल्गर ने हाल के दिनों में एपोकैलिप्स से जुड़ी कई प्रोफेसीज देखी थी, लेकिन वे सब अनवेरिफिएबल बातें थी। उनकी तुलना में गहरमन स्पैरो की यह चेतावनी बिल्कुल अलग स्तर की थी, सीधे सीने पर हथौड़ा मारने जैसी। इसी दौरान एल्गर ने एक बारीक बात नोटिस की। मिस्टर वर्ल्ड ने कहा था कि देवता तक नष्ट हो सकते हैं। पहले पल में एल्गर को लगा कि गहरमन स्पैरो ने मिस्टर फूल का अपमान कर दिया है, क्योंकि मिस्टर फूल भी तो एक देवता है। अगले ही पल उसने यह ख्याल अपने मन से झटक दिया, क्योंकि गहरमन स्पैरो मिस्टर फूल का ब्लेस्ड था, उनका सबसे ज़्यादा डिवोटेड बिलीवर। टैरो क्लब का कोई और सदस्य गलती से ब्लेसफेमी कर सकता था, गहरमन स्पैरो नामुमकिन। इन दो बातों को जोड़ते ही एल्गर एक और नतीजे पर पहुंचा, और वह नतीजा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। गहरमन स्पैरो के दिल में मिस्टर फूल का स्तर एक ट्रू डियटी से भी ऊपर है। यह सोच एल्गर के लिए शॉक भी थी और पजल भी, लेकिन फिर भी उसे कोई और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन सूझ नहीं रहा था। वहीं दूसरी तरफ कैटलिया के लिए स्थिति थोड़ी अलग थी। स्नेक ऑफ फेट के ब्लड से डेमिगॉड बनने के बाद वह कभी कभी एपोकैलिप्स के होने के सपने देखती थी, और उसके पाथवे में
क्लैरवॉयंट होने की वजह से यह और भी गहरा हो जाता था। ऊपर से क्वीन मिस्टिक बर्नाडेट भी उसे समय समय पर यह सब याद दिलाती रहती थी। इसलिए मिस्टर वर्ल्ड की बातें सुनकर वह ना तो शॉक्ड हुई, ना ज़्यादा हैरान। उसे बस ऐसा लगा जैसे उड़ती हुई धूल आखिरकार जमीन पर बैठ गई हो। भविष्य को लेकर वह भी उतनी ही खोई हुई थी। खुद को मजबूत बनाने के अलावा उसे भी नहीं पता था कि और क्या किया जा सकता है। जियो और फोर्स ने मैम हर्मिट के आर पार एक दूसरे को देखा। दोनों के दिल में तूफान मच चुका था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी यह आरामदायक जिंदगी, जिसमें सब कुछ फाइनली ठीक लगने लगा था, 20 साल भी नहीं टिकेगी। यह वही उम्र थी जब जिंदगी अपने पीक पर होती है। डेमीगॉड ना भी हो तो भी शरीर के बूढ़े होने से लॉस ऑफ कंट्रोल का डर नहीं रहता। और क्योंकि यह बात गहरमन स्पैरो ने कही थी, तो दोनों ने प्रोफेसी की ऑथेंटिसिटी पर सवाल तक नहीं उठाया। डर और भारीपन धीरे धीरे दिल पर बैठ गया। शुरुआत में डेरिक भी उदास हो गया, क्योंकि सिटी ऑफ सिल्वर अभी अभी फॉर्सेकन लैंड ऑफ द गॉड से निकलकर रोशनी की दुनिया में आई थी, और यह सब ज़्यादा देर टिकने वाला नहीं था। लेकिन उसने जल्दी खुद को संभाल लिया, क्योंकि उसे मिस्टर फूल पर पूरा भरोसा था कि अगर यह महान एंटिटी सिटी ऑफ सिल्वर को उस अंधेरी जमीन से निकाल सकती है, तो आने वाले सर्पनाश को भी रोक सकती है। हमारे वैम्पायर भैया यानी एमलिन ने भौहें से कोड़ ली। उसने मन ही मन बोला कि मैं एपोकैलिप्स में सेंग्वाइन का सेवियर बनने वाला हूँ। उसने चौंकते हुए बोला, लेकिन इतनी जल्दी? मैं तो अभी बस अर्ल हूँ। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई छात्र जिसने अभी अभी क्लासेस ली हों और उसे अचानक फाइनल एग्जाम में बैठा दिया गया हो। हालांकि इस थॉट के साथ एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचेगा और वह अपनी महानता अपने लोगों के सामने साबित कर सकेगा। लियोनार्ड यह भविष्यवाणी पहले ही ओल्ड मैन पहले जोरोस से सुन चुका था। उसे कारण नहीं पता था, लेकिन वह मेंटली तैयार था। वह सबसे पहले होश में आया और बोला, एपोकैलिप्स अचानक क्यों आएगी? कोई साइंस तो नहीं दिख रहे। क्लैन ने द वर्ल्ड के जरिए जवाब दिया, साइंस है, बस तुमने नोटिस नहीं किए। क्या तुम्हें लगता है कि गॉड्स की लड़ाई बिना वजह हुई थी? जब टैरो क्लब के सभी सदस्य सोच में डूब गए, तो वर्ल्ड ने आगे जोड़ा, तुम एग्जैक्ट रीज़न जानने के लायक नहीं हो। उसे समझना भी एटर्नल यानी अदम्य करप्शन ले आएगा। सिर्फ एंजल्स और उनसे ऊपर के अस्तित्व ही उसे झेल सकते हैं। दूसरी तरफ ऑड्री का दिल तेज हो गया। यह वही बात थी जो चर्च ऑफ नॉलेज के डेमिगॉड ने भी कही थी, कॉस्मोस से आने वाला करप्शन। उसके दिमाग में अचानक एक थॉट कौंधा, मिस्टर वर्ल्ड को पूरा सच पता है, और वह डर भी नहीं रहा। वह थोड़ी देर रुकी और फिर सोचा, क्या वह एंजल बन चुका है? यह सोचते ही उसे एहसास हुआ कि गहरमन स्पैरो शायद अब एक ट्रू मिथिकल क्रिएचर बन चुका है, प्राचीन समय में जिसे सब्सिडियरी गॉड भी कहा जा सकता था। लगभग उसी समय एल्गर, कैटलिया और बाकी सदस्यों को भी सच्चाई समझ आ गई। द वर्ल्ड, गहरमन स्पैरो अब एंजल बन चुका था, एक ऐसा एंजल जो जमीन पर चलता है। यह अंदाज़ा उनके लिए नया नहीं था, क्योंकि उसकी एडवांसमेंट स्पीड ने उन्हें कब का अचंभित कर दिया था। क्लैन ने द वर्ल्ड को चारों ओर देखने दिया और कहा, अब सोचो कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। जियो, फोर्स और बाकी सदस्यों ने हल्के से सिर हिलाया। करीब 10 मिनट की फ्री एक्सचेंज के बाद टैरो गैदरिंग धीरे धीरे खत्म हो गई। असल दुनिया में लौटकर जियो ने अपने बेडरूम को देखा। उसका चेहरा गंभीर हो गया। सेंस ऑफ अर्जेंसी फिर से लौट आई थी। कमरे से बाहर निकलते ही उसने देखा कि फोर्स भी कॉरिडोर में आ गई थी। इस बार वह जमी हुई नहीं थी। तुम कहाँ जाने वाली हो? दोनों ने एक साथ पूछा और फिर चुप हो गई। कुछ सेकंड बाद एक हैंडसम युवक गेस्ट रूम से निकला। पतले फ्रेम का चश्मा, हल्के भूरे बाल और हाथों में मोटी किताबें। अरे नहीं, आज दोपहर क्लासेस है। वह बदबदाया और सीढ़ियों की तरफ दौड़ पड़ा।
जैसे वहाँ कोई और मौजूद ही ना हो। वह था रियो डेरेचा, यानी हमारी मिस जजमेंट जियो का छोटा भाई, जो अभी प्री लॉ स्कूल में दाखिल हुआ था। जियो ने उसे उतरते देखा और अनजाने में मुस्कुरा दी। फिर फोर्स की ओर देखकर बोली, मैं MI9 लौटकर पूरी मेहनत करूंगी। फोर्स ने बोला, मैं टीचर के पास जाऊंगी। अगले ही पल ट्रैवलर की तरह उसका शरीर ट्रांसपेरेंट हुआ और वह गायब हो गई। कुछ सेकंड बाद फोर्स प्रिंस हार्बर की एक अपेक्षाकृत सुरक्षित इमारत में प्रकट हुई। उसने पेन पेपर निकाला और लिखा कि उसने ट्रैवलर पोषण पूरी तरह डाइजेस्ट कर लिया है, और वह नोट उस मेल बॉक्स में डाल दिया जो उसने और उसके टीचर डोरियन ग्रे अब्राहम ने तय किया था। अगले दिन फोर्स को मिलने की जगह और समय मिल गया। वहीं दूसरी तरफ एमिलिन ने अपने कमरे में आंखें खोली। उसने स्टैंडिंग कॉलर कोट पहनी और मार्किस निप्स से मिलने निकल पड़ा। रोज स्ट्रीट से गुजरते वक्त उसने खिड़की से देखा, हार्वेस्ट चर्च का दरवाजा खुला था। थोड़ी हिचक के बाद उसने कैरेज रुकवाई, टॉप हैट ठीक की, केन संभाली और सीढ़ियां चढ़कर अंदर गया। अंदर फादर उत्तरावस्की झुके हुए प्रेयर हॉल साफ कर रहे थे और पहले से थोड़े लंबे लग रहे थे। जैसा सोचा था, प्रोटेक्टिव कस्टडी। एमलिन ने मन ही मन सिर हिलाया। फादर ने सिर उठाया और बोले, कैंडल स्टैंड पहुंचो, मैं मदर गॉडेस को खुश करने आया हूँ। एमलिन बुदबुदाया। वह पीछे के कमरे में गया और चर्च ऑफ अदर मर्द का भूरे रंग का प्रीस्ट रोब पहना और काम में लग गया। दोनों चुपचाप काम करते रहे। कुछ देर बाद दरवाजा खुला। एमिलिन ने देखा बैरन कॉस्मी ओडोरा, विस्काउंट अर्नेस्ट बोयर और कई जाने पहचाने चेहरे अंदर आ रहे थे। एमिलिन के होठ अपने आप मुड़ गए और उसने मन ही मन बोला कि अब देखो, लाइन लगने वाली है। तो दोस्तों, अब जब हर दिल में एपोकेलिप्स की घड़ी की टिक टिक सुनाई देने लगी है, तो अगला चैप्टर दिखाएगा कि यह डर लोगों को कैसे बदलता है और किसे सबसे पहले तोड़ता है। मिड सी शायर के कॉन्स्टेंट सिटी की तरफ जाती हुई स्टीम लोकोमोटिव में वॉन्डरिंग मैजिशियन के भेष में बैठा क्लैन सामने रखी पतली सी टेबल के उस पार बैठे एक यंग मैन और उसके पेरेंट्स को देख रहा था। मेज पर कुछ छोटी मोटी चीजें रखी थी, लेकिन असली ध्यान, सबकी नज़र क्लैन पर ही था। क्लैन ने हल्की मुस्कान के साथ बोलना शुरू किया, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अनुभवी स्ट्रीट परफॉर्मर करता है। मेरे पास दो तरह की मैजिक है। पहली आपकी विश पूरी करने वाली मैजिक, दूसरी एक मिरर जो आपके सवालों का जवाब देता है। हाँ, पहली मैजिक में पेमेंट लगता है और दूसरी में मिरर आपके बदले आपसे सवाल पूछता है। तो बताइए, कौन सा परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे? वह नवयुवक काले बालों और भूरी आंखों वाला था। साफ दिख रहा था कि उसे अच्छी एजुकेशन मिली है। उसने पहले अपने पेरेंट्स की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मेरी विश थोड़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए आपको परेशान नहीं करूँगा। लेकिन यह मिरर जो सवालों के जवाब देता है, वह काफ़ी क्यूरियस लग रहा था। क्लैन ने हल्की सी सांस छोड़ी और सिर हिलाया। वह अंदर ही अंदर कुछ समझ गया हो। बाएं हाथ को पलटते ही उसकी हथेली में एक सिल्वर मिरर आ गया, जिसके दोनों तरफ काले जैम जड़े थे। यह तो कोई एंटीक लगता है, यंग मैन ने दिलचस्पी से कहा और फिर सवाल रखा, मेरा क्वेश्चन है, कॉन्स्टेंट सिटी जाने का असली पर्पस क्या है? क्लैन के चेहरे पर वही आम सी मुस्कान आ गई, जैसी अक्सर सड़क के जादूगरों के चेहरे पर होती है। उसने दाहिने हाथ से मिरर की सतह को सहलाया और गंभीर आवाज में बोला, मिरर मिरर, इस सवाल का जवाब बता दो। उसने यह सेंटेंस 3 बार दोहराया, फिर दाहिना हाथ हटा लिया और मिरर को तीनों पैसेंजर्स की तरफ घुमा दिया। मिरर की सतह पर चांदी जैसे शब्द उभर आए और वहां लिखा था, टू गेट मैरिड। अमेजिंग। यंग मैन और उसके पेरेंट्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, जैसे कि उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा हो। ट्रेन में चढ़ने के बाद उन्होंने शादी से जुड़ी कोई बात नहीं की थी, ना ही कुछ ऐसा रिवील किया था जिससे कोई यह अंदाज़ा लगा सके। यह पहली बार था
कि उन्होंने कोई ऐसा मैजिक देखा जो ना तो प्रॉप्स पर टिका था ना फेक ऑडियंस पर। ऑल राइट, क्लैन मुस्कुराया और मिरर की सतह पर दाहिना हाथ रख दिया। अब मिरर की बारी है सवाल पूछने की। ओके, यंग मैन ने उत्सुकता से कहा। तो चलिए देखते हैं मैजिक मिरर क्या पूछता है। क्लैन ने नाटकीय अंदाज में हाथ हटाया। मिरर पर शब्द बदले और पूरा सेंटेंस उभरा। यू वुड प्रेफर योर ब्राइड टू बी ए वुमेन इन हर 40s और अबव। यानी कि तुम अपनी दुल्हन के रूप में ऐसी महिला को पसंद करोगे जिसकी उम्र 40 या उससे अधिक हो। यंग मैन का चेहरा एक पल को फ्रीज हुआ, फिर पीला पड़ा और अगले ही पल पूरा लाल हो गया। यह कैसे हो सकता है? वह झुंझलाया और अपने पेरेंट्स की तरफ देखकर बोला, यह कैसा अजीब सवाल है। अरे अरे, मजाक था, क्लैन ने तुरंत अपोलोजेटिक स्माइल के साथ कहा और दाहिना हाथ मिरर पर रख दिया, फिर हटाया। मिरर के शब्द फिर बदले। हाउ ओल्ड आर यू? 25 ईयर्स ओल्ड, यंग मैन ने सावधानी से जवाब दिया। उसे महसूस हुआ कि उसके पेरेंट्स और आसपास के पैसेंजर्स अब उसे कुछ अलग नज़रों से देख रहे हैं, थोड़े क्यूरियस, थोड़े सस्पिशियस। और भाई हो भी क्यों ना, क्योंकि जो बंदा 25 साल का है उसे 40 और उससे ऊपर की औरतें पसंद हैं, तो उसके पेरेंट्स के लिए यह बात थोड़ी अजीब थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल राइट, क्लैन ने मिरर समेटते हुए कहा, मैजिक परफॉर्मेंस यहीं तक है। तभी स्टीम लोकोमोटिव ने तेज सीटी बजाई। सॉरी, दैट्स माय कॉल, क्लैन ने गोल्डन पॉकेट वॉच देखते हुए कहा और सामान उठाकर बाकी यात्रियों के साथ उतर गया। गैस लैंप से अभी ठीक से रोशन ना हुआ प्लेटफॉर्म, यही था मिड सीशायर का बेल्टेन सिटी, एक ऐसा शहर जो कोल माइंस की वजह से कभी फला फूला था और फिर ढल गया। क्लैन के लिए इस जगह की सबसे बड़ी अहमियत यह थी कि यह पिछले वर्ल्ड वॉर का एक स्ट्रैटेजिक नोड रहा था। फेसेक ने इन्वेजन के दौरान 3 रूट्स अपनाए थे। अमांथा माउंटेन रेंज की अलोंग बॉर्डर अटैक, सोनिया आइलैंड से नेवल असॉल्ट और कोस्टल लैंडिंग, और मेन रेलवे के सहारे पैकलून की तरफ मार्च। नेवल रूट चर्च ऑफ स्टॉर्म्स, आयरन क्लैड वॉरशिप्स और हाई लेवल आर्बिटर्स की वजह से फेल हो गया। अमंथा माउंटेन रेंज पर चर्च ऑफ एवरनाइट का हेडक्वार्टर्स पूरे युद्ध में डटा रहा, जिससे विंटर कंट्री और ईस्ट चेस्टर कंट्री तबाही से बचे रहे। असली सक्सेस सिर्फ मिड सीशायर रूट को मिली। फेसैक की ट्रूप्स ने जॉइंट लैंड सी ऑपरेशन से कॉन्स्टेंट सिटी, लॉयन का दूसरा सबसे बड़ा शहर, को कब्जे में ले लिया और फिर इंटिस ट्रूप्स से बैकलूंड के पास आकर मिले। क्लैन वॉन्डरिंग मैजिशियन का भेष बनाकर निकला था, एक तरफ विशेष जमा करने, मिरेकल्स दिखाने, पोषण डाइजेस्ट करने और ताकत बढ़ाने के लिए, दूसरी तरफ युद्ध के रास्ते पर चलकर अपनी आंखों, कानों और आत्मा से वॉर की असली तबाही देखने के लिए। कॉस्मोस और अंडरग्राउंड के सीक्रेट्स जानने के बाद वह एवरनाइट गॉडेस की योजना को समझ सकता था, कुछ हद तक एक्सेप्ट भी कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह सैक्रिफाइसेस के प्रति इंडिफरेंट हो गया था। उसी दौरान उसने एक बात कंफर्म की, अगर उसने जॉर्ज 3 को ब्लैक एम्परर बनने से ना भी रोका होता तो वर्ल्ड वॉर फिर भी होती। फर्क बस इतना होता कि लॉयन अपर हैंड में रहता और एवरनाइट गॉडेस व उसके एलाइज सीधे गॉड ऑफ कॉम्बैट से भिड़ते, उसे अर्थ मदर की मदद लेने पर मजबूर करते, और उस हालत में देवताओं के बीच की लड़ाई कहीं ज़्यादा बड़ी, ज़्यादा भयानक और ज़्यादा विनाशकारी होती। इसी वजह से क्लैन ने फेसैक के इन्वेजन पाथ को फॉलो किया और आगे बढ़ता गया। स्टेशन से निकलते वक्त भी हवा में गन पाउडर की हल्की सी महक बाकी थी। क्लैन ने अपना घिसा पिटा सूटकेस उठाया, जिसमें बस एक सेट कपड़ों का था, और होटल्स वाले इलाके की तरफ चल पड़ा। रात को वह शहर की गलियों में घूमता और लोगों के लिए विशिंग मैजिक परफॉर्म करता। कुछ कदम ही चला था कि उसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन हरकत में आई। उसने सड़क के आखिरी सरे की तरफ देखा। एक काले बालों वाली औरत सिंपल लाइनन रोब पहने
ट्री बार्क की बेल्ट, ना सॉक्स, ना शूज। एरियाना, चर्च ऑफ एवरनाइट की एस्थेटिक्स की लीडर, ग्राउंडेड एंजल एरियाना। वह यहाँ वैलेंटाइन जैसे छोटे शहर में क्यों थी? वह तो कैथेड्रल ऑफ सेरेनिटी के एवरनाइट क्लस्टर में होनी चाहिए थी, या फेसेक की कैपिटल सेंट मिलोम में गॉड ऑफ कॉम्बैट की एस्टेट के हैंडओवर की निगरानी कर रही होनी चाहिए थी। एक ग्राउंडेड एंजल का यूं अचानक किसी छोटे शहर में होना यह साधारण बात नहीं थी। क्लैन की भौहें सिकुड़ गई। वह पूछने ही वाला था, क्योंकि अगर एक ही शहर में कुछ गड़बड़ हुई तो कोई भी नहीं बचेगा। लेकिन उतने में ही एरियाना भीड़ में गायब हो चुकी थी। कंसीलमेंट के मामले में सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट को ट्रैक करना क्लैन के बस में भी नहीं था। इस मामले में एरोडिस भी बेबस था। क्लैन ने धीरे से गहरी सांस ली और सोचते हुए होटल में दाखिल हुआ। रूम लिया, अपना सामान रखा और फिर वॉन्डरिंग मैजिशियन का भेष बनाए रखकर एरोडिस को अपने साथ ले लिया। सियर की इंट्यूशन पर भरोसा करते हुए वह बेल्टेन सिटी के म्युनिसिपल स्क्वायर की तरफ चल पड़ा। म्युनिसिपल हॉल के पास एक नोटिस बोर्ड था जिस पर ढेर सारे नोटिस चिपके थे और कई लोग उसे घिर कर खड़े थे। क्लैन भीड़ के किनारे खड़ा हुआ और वुडन बोर्ड को देखने लगा। बीच में एक हल्का पीला पड़ा कागज बाकी नोटिस को ढके हुए था। उस पर काले इंक में लॉयनीज लिखा था, लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम योर न्यू काउंसिल। नाउ आई विल इश्यू 3 new laws. First law, without my permission, no living being can leave this place. Second law, all life is equal in front of the law. Even ordinary people can kill angels. Third law, those who commit the crimes mentioned below will be punished severely. The highest penalty being the death sentence. मतलब, देवियों और सज्जनों, मैं आपका नया कौंसिल हूँ। अब मैं 3 नए नियम लागू कर रहा हूँ। पहला कानून, मेरी अनुमति के बिना कोई भी जिंदा जीव इस जगह को छोड़कर नहीं जा सकता। दूसरा कानून, कानून की नज़र में हर जीवन समान है, यहाँ तक कि आम लोग भी एंजल्स को मार सकते हैं। तीसरा कानून, नीचे लिखे अपराध करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी सजा मौत होगी। और भाई, नोटिस बोर्ड में 6 अपराध लिखे हुए थे। पहला था हत्या, दूसरा चोरी, तीसरा किसी देवता का पूरा सम्मान सूचक नाम जोर से बोलना, यानी कि ऑनरिफिक नाम जोर से बोलना, चौथा बुरे देवताओं को बलि चढ़ाना, पांचवा धोखाधड़ी, छठवा कोई राज लीक करना। इनमें से कोई भी कानून तोड़ने पर सख्त सजा दी जाएगी, जिसकी सबसे बड़ी सजा मौत होगी। यह अनाउंसमेंट देखते ही क्लैन की भौहें चढ़ गई। स्पिरिचुअल इंट्यूशन लगाए बिना भी साफ महसूस हो रहा था, यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी स्पिरिट बॉडी को सेफ्रा कासल लौटने की कोशिश की, लेकिन एक इनविजिबल फोर्स ने उसे रोक लिया। ग्रेस वाइट फॉक्स से उसका कांटेक्ट कट गया था। क्लैन की आंखें सक्रिय हो गई। यह ऑलमोस्ट डीएटी लेवल एबनॉर्मेलिटी थी। फॉगी टाउन में एवरनाइट गॉडेस के सील के अलावा ऐसा सिर्फ एक बार हुआ था। यहाँ तक कि ब्लेसफेमर एमोन भी ऐसा नहीं कर पाया था। तो फिर बेल्टेन सिटी का यह नया काउंसिल आखिर है कौन? क्या यही वजह है कि एरियाना यहाँ आई थी? सोचते सोचते क्लैन ने वाइड स्लीव से मैजिक मिरर निकाला। क्या हुआ? उसने धीमे से पूछा। सिल्वर मिरर पर फीकी सी रोशनी कांपी और शब्द उभरे। यहाँ के कुछ रूल्स रिप्लेस कर दिए गए हैं। ग्रेट मास्टर, आप सर्वेंट ऑफ कंसीलमेंट एरियाना को ढूंढकर सच जानने की कोशिश कर सकते हैं। रूल्स रिप्लेस कर दिए गए हैं? क्लैन ने मन ही मन सोचा। लॉयर, आर्बिटर या कोई बग? क्लैन ने चारों तरफ देखा। लोग उलझन में थे। एंजल्स का जिक्र क्यों? बाहर जाने की मनाही क्यों? युद्ध तो खत्म हो चुका है। और इसी सवाल के साथ बेल्टेन सिटी की हवा अचानक और भारी लगने लगी। तो दोस्तों, बेल्टेन सिटी अब सिर्फ
एक शहर नहीं रहा, यह एक जाल बन चुका था और अगला चैप्टर दिखाएगा कि इस जाल का असली मालिक कौन है। बेल्टेन सिटी के एक बार के अंदर रॉय, बाइल्स, फिल और पासा एक छोटे से गोल मेज के चारों ओर बैठे थे और साउथ विले बियर गटागट चढ़ा रहे थे। वे ज्यादा बातें नहीं कर रहे थे, बस बगल वाली मेज पर बैठे शराबियों की बहस सुन रहे थे, जो सुपरनेचुरल पावर्स और मिस्टिसिज्म इंसिडेंट्स पर पूरे जोश से चर्चा कर रहे थे। एक नशे में धुत आदमी बार बार यही दोहरा रहा था कि उसने अपनी आंखों से फेसैग वालों को आग कंट्रोल करते देखा है, जैसे वे भाले फेंक रहे हों, और दूसरा उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सच है, कि कोई और सेखी बगा रहा था कि वह कब्रिस्तान के पास सो गया था और चर्च ऑफ एवरनाइट के लोगों को भूतों के साथ देखा था, हवा में तैरते हुए, और उसकी कसम खा रहा था कि उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। यह समझना मुश्किल था कि वे लोग अपने अनुभव सुना रहे थे या बस सुनी सुनाई कहानियां, लेकिन उनका जोश और लाल पड़े चेहरे माहौल को और भारी बना रहे थे। बाइल्स, जो बेल्टेन का लोकल था, हल्की सी खींच के साथ बोला कि पीने के बाद लोगों का ड्रामा शुरू हो जाता है, जबकि सच तो यह है कि शहर की हालत से सब अंदर से टूट चुके हैं। कोल माइंस सूखने लगी है, जवान लोग कॉन्स्टेंट सिटी और बैकलुंड भाग गए हैं, और बेल्टेन का माहौल हर दिन और भारी होता जा रहा है, जैसे पूरा शहर ढलान पर फिसल रहा हो। वह खुद भी कभी माइनर रह चुका था और मेहनत मजदूरी ने उसकी त्वचा को तांबे जैसा बना दिया था। शरीर फूला हुआ नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे लोहे से ढला हो। उसे सुनते ही ग्रुप का लीडर रॉय हल्की मुस्कान के साथ बोला कि हो सकता है ये लोग जो कह रहे हैं वह सच हो, क्योंकि पिछली वॉर ने बहुत से लोगों को सुपरनेचुरल पावर्स के सामने ला खड़ा किया था, खासकर सोल्जर्स को, और जो जिंदा बचे उनके पास इसी तरह का कुछ न कुछ ऐसा अनुभव जरूर है। और इसी कैओस में कई लोगों की किस्मत पलट गई। वे लोग जो कभी मिस्टिसिज्म के करीब भी नहीं आए थे, अब बियॉन्डर्स बन चुके थे। वह दूसरों की बात कर रहा था, लेकिन असल में वह उन्हीं चारों की कहानी थी, क्योंकि रॉय और बाइल्स बेल्टेन की डिफेंस में लड़े थे। फिल को फेसेक वालों ने लूटा था, लेकिन वह बच गया था, और पासा व उसके साथियों ने हार्बर बैटल में इंटिस सोल्जर्स को फंसाकर हमला किया था। उन्होंने अपने कई दोस्तों को मरते देखा और अलग अलग वजहों से सुपरनेचुरल पावर्स हासिल की थी। फिर युद्ध की अफरा तफरी में वे या तो अपनी यूनिट से बिछड़ गए थे या खुद अलग हो गए थे, और धीरे धीरे समान अनुभवों ने उन्हें दोस्त बना दिया था। इसलिए इस बार वे बेल्टेन आए थे यह देखने की कोई दोस्त या रिश्तेदार जिंदा बचा है या नहीं। पासा, जिसके लंबे डार्क ब्लॉन्ड बाल और गहरी नीली आंखें थी, धीरे से बोली कि दुनिया हमारी सोच से कहीं ज्यादा अजीब है। और रॉय ने अपना कप उठाते हुए कहा कि आगे चलकर सबकी जिंदगी अलग रास्ता लेगी, एक नए फ्यूचर के नाम। लेकिन वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि बार के अंदर अचानक किसी की चीख गूंज गई। चारों उसी पल सतर्क हो गए और उधर देखा, जहां एक जवान आदमी साधारण कपड़ों में जमीन पर लौट रहा था, जैसे भयानक दर्द से तड़प रहा हो। पीली गैस लैंप की रोशनी में उसकी पीठ के कपड़े फटे हुए दिख रहे थे और लाल लाल निशान उभरे थे, जैसे किसी ने कोड़े मारे हों। लेकिन आसपास किसी के हाथ में कोड़ा नहीं था, और उसने सिर्फ एक चीख निकाली थी, जिसका मतलब था कि उसे एक ही पल में अनगिनत बार मारा गया था, लेकिन किसी ने कुछ नहीं देखा था। फिल ने ध्यान से देखा और कहा कि इसके हाथ में वॉलेट है, और शायद यह अभी जो अजीब घटना हुई
यह उससे जुड़ा हो सकता है। वह जरा देखना चाहता है। रॉय ने एक पल सोचा और उसे सावधान रहने को कहा। फिल आगे बढ़ा, भीड़ के बीच से उस आदमी तक पहुंचा जो अब बस कराह रहा था। उसने चुपचाप बायां हाथ बढ़ाया और उसी पल एक तेज चीख गूंजी। उसकी कलाई ऐसे टूटी जैसे किसी ने काट दी हो और उसका हाथ जमीन पर गिर पड़ा। खून की छींटें आसपास खड़े लोगों के चेहरे और कपड़ों पर पड़ गई। पूरा बार एक पल के लिए जम गया और फिर शराबी लोग घबरा गए। पहले हड़बड़ाहट की आवाजें, फिर चीख पुकार और फिर दरवाजे की तरफ भगदड़। फिल दर्द से बेहोश होते होते बदबदाया कि उस पर किसी ने हमला नहीं किया। रॉय की आंखें सक्रिय हो गई और उसने बिना हिचक कहा कि पहले यहाँ से निकलते हैं। फिर बाइल्स से कहा कि फिल का हाथ संभाल कर उठाओ, क्योंकि उसे याद था कि एक मिलिट्री डॉक्टर वेबर यहीं बेल्टेन का है, जिसने आर्मी से डिस्चार्ज होने के बाद एक क्लिनिक खोला था और वह इस तरह की चोट ठीक कर सकता था। वेबर भी एक बियॉन्डर था और कहा जाता था कि वह कटा हुआ हाथ तक सिलकर पहले जैसा कर देता है। बाइल्स ने बिना सवाल किए वुडन बॉक्स निकाला, फिल का हाथ उसमें रखा और पासा ने मिस्टिकल मरहम लगाकर खून को रोका और बैंडेज बांधी। फिर चारों बार से निकल पड़े। वे रास्ता पूछते हुए वेबर की क्लिनिक तक पहुंचे, जहां अंदर की गैस लैंप की पीली रोशनी बाहर फैल रही थी। रॉय ने डोरबेल खींची, फिर से खींची। घंटी अंदर गूंजती रही, लेकिन कोई बाहर नहीं आया। पासा ने अंदाजा लगाया कि शायद वह नशे में है, लेकिन रॉय ने सिर हिलाया और कहा कि वेबर पीने वाला नहीं है। हाँ, औरतों का शौकीन जरूर है, लेकिन और कोई बुरी आदतें नहीं। और कहते कहते उसने दरवाजा धकेला जो पहले से खुला था, और जैसे ही वे अंदर घुसे उनकी सांसें अटक गई। क्लिनिक के बीच में दो बॉडीज लटकी हुई थी, हवा से हल्के हल्के झूल रही थी। एक आदमी वाइट कोट में और एक औरत नर्स की यूनिफॉर्म में। दोनों के निचले हिस्से में कपड़े नहीं थे। आंखें बाहर निकली हुई, मुंह आधा खुला, जीभ बाहर दबी हुई, जैसे किसी अदृश्य रस्सी ने उन्हें छत से लटका रखा हो। चेहरों पर डर, बेबसी और खालीपन सब एक साथ जमा थे। रॉय ने उन्हें पहचान लिया और कहा कि वह वेबर है। चारों की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हुआ और आगे क्या होने वाला है। पास में एक कुर्सी गिरने की आवाज आई और वे चौंक कर मुड़े, जहां एक औरत गोद में बच्चा लिए कांपती आवाज में बोली कि उनका अफेयर चल रहा था। रॉय ने गहरी सांस ली और उसे साफ लगा कि यहाँ रुकना खतरनाक है। उसने तुरंत कहा, चलो, और वे बिना किसी को दिलासा दिए, बिना कुछ और ढूंढे, जल्दी से क्लिनिक से निकल गए। अगली गली में फिल कराते हुए बोला कि आखिर हुआ क्या। बाइल्स झुंझलाया कि उसे क्या पता। रॉय ने चारों तरफ देखते हुए कहा कि काम डाउन, यह कोई भयानक बियॉन्डर इंसिडेंट है जो उनकी समझ से बाहर है। पासा ने भी सिर हिलाया और कहा कि यह बहुत अजीब है। फिर फिल ने पूछा कि अब क्या, और रॉय ने सोचकर कहा कि बेल्टेन छोड़ने की कोशिश करते हैं और जो हुआ उसे एनालाइज करते हैं, क्योंकि कोई पैटर्न जरूर है। चलते चलते बात जुटने लगी। पासा ने कहा कि वेबर अय्यासी में मरा और फिल का हाथ तब कटा जब वह वॉलेट लेने वाला था, यानी चोरी। रॉय की आंखों में चमक आई और उसने कहा कि क्या हो सकता है यह सब इल्लीगल काम करने की वजह से हो रहा हो। बाइल्स और फिल ने एक साथ कहा कि नहीं यार, और फिर दोनों चुप हो गए। कुछ सेकंड बाद बाइल्स ने धीरे से कहा कि शायद यहाँ कोई अदृश्य ताकत है
जो कानून लागू कर रही है। रॉय ने सिर हिलाया और कहा कि यह पॉसिबल है और अब हर कदम सोच समझकर उठाना होगा। थोड़ी देर बाद वे म्युनिसिपल स्क्वायर पहुंचे, जहां नोटिस बोर्ड के पास भीड़ लगी थी। नोटिस पढ़ते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि नीचे एनेक्स में लिखा था कि सभी नागरिकों को हर संभव तरीके से विदेशियों को पकड़ना होगा। फॉरेनर्स। यह शब्द पढ़ते ही रॉय और बाकी तीनों ने आसपास खड़े लोगों को देखा। गैस लैंप्स की पीली रोशनी में उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। अब बेल्टिन सिर्फ डरावना शहर नहीं रहा था, वह एक जाल बन चुका था। अरे यार, कोई पहली नज़र में कैसे पहचान सकता है कि सामने वाला फॉरेनर है? रॉय ने जबरदस्ती खुद को संभालते हुए कहा, जैसे वह बस उस पीले कागज पर लिखी बातों पर चर्चा कर रहा हो। लेकिन असल में वह अपने शब्दों के बीच छिपे मतलब से फिल और पासा को समझा रहा था कि घबराने की जरूरत नहीं है। आखिर बाइल्स को छोड़कर बाकी तीनों भी तो लॉयन के ही नागरिक थे। ना उनके खून में सदर्न कॉन्टिनेंट का कोई निशान था और ना उनके चेहरे में कुछ ऐसा जो उन्हें अलग दिखाए। पर यह कोई नॉर्मल मामला नहीं है, पासा हकलाते हुए बोली। ये सुपरनेचुरल इंसिडेंट है। कॉमन सेंस यहाँ काम नहीं करेगा। रॉय का दिल बैठ सा गया, क्योंकि उसी पल उसने देखा कि शहर के लोग बिना किसी हाव भाव के, बिना किसी आवाज के चुपचाप उनकी तरफ बढ़ रहे थे। उसने देर नहीं की और धीमी लेकिन कड़क आवाज में कहा कि भागो। और शब्द खत्म होते ही वह मुड़ा और सबसे नजदीकी गली की तरफ दौड़ पड़ा। पासा और फिल उसके पीछे पीछे भागे और लोकल होने के नाते बाइल्स आखिर में रहा, जिसने इंस्टिंक्टिवली अपनी त्वचा पर इल्यूजनरी फिश स्केल्स फैला ली। तभी एक आवाज आई, धाएं धाएं धाएं। कुछ नागरिकों ने डबल बैरल्ड हंटिंग गन्स उठा ली और गोलियां चला दी। रॉय, फिल और पासा लड़ाई में काफी ठीक ठाक थे, भागते हुए कभी दिशा बदलते, कभी जमीन पर लुढ़कते, किसी तरह गोलियों से बचते रहे और आखिरकार पासा की गाइडेंस में वे गलियों से होते हुए पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए और एक सुनसान अंधेरे कोने में छिप गए। अब क्या करें? एक हाथ गंवा चुका फिल हाँफते हुए बोला। नोटिस के हिसाब से शायद हम इस शहर से निकल ही नहीं पाएंगे। रॉय खुद भी अंदर से कांप रहा था, लेकिन उसने जबरदस्ती खुद को शांत रखा, क्योंकि अगर लीडर ही टूट जाता तो सब बिखर जाते। उसने धीरे से कहा कि हमें रूल्स समझने होंगे और उनका लूप होल ढूंढना होगा। पासा ने चौकन्ने बाइल्स की तरफ देखा और पूछा कि क्या पहले कभी ऐसा नोटिस लगा है? बाइल्स ने सिर हिलाकर कहा कि वह ज़्यादा म्युनिसिपल स्क्वायर नहीं जाता, लेकिन जब आर्मी में भर्ती हुआ था तब असेंबली के लिए वहाँ गया था और नोटिस बोर्ड वही है। तो नोटिस बोर्ड में गड़बड़ नहीं, पासा ने सोचा। प्रॉब्लम उन दो कागज़ों में है और उन पर लिखे लॉज में मिस्टेक इंटेंट है, यानी कि कोई रहस्यमयी इरादा है। रॉय ने तुरंत सहमति जताई और कहा कि बिल्कुल, और मुझे लगता है जब तक लॉज पब्लिक नहीं होते तब तक लागू नहीं होते। अगर किसी तरह उन दोनों कागज़ों को फाड़ दिया जाए तो शायद पाबंदियां हट जाएं। चारों कुछ सेकंड के लिए चुप हो गए। खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज़ थी। फिर फिल के चेहरे की मांसपेशियां फड़की और उसने कहा कि ट्राई करते हैं। अगर शहर में फंसे रहे तो चाहे लोग ना पकड़ें, रूल्स की वजह से ही सज़ा मिल जाएगी। वे सब बियॉन्डर्स थे, लेकिन ऊंची सीक्वेंस के नहीं। कुछ आम लोगों से निपटना आसान था,
पर पूरे शहर से दुश्मनी सीधा मौत को दावत देना था। रॉय, बाइल्स और पासा तीनों बैटलफील्ड देख चुके थे और जानते थे कि ऐसे हालात में हेसिटेशन सबसे बड़ा गुनाह होता है। इसलिए उन्होंने फिल की बात मान ली। अनुभवी हंटर पासा की अगुवाई में चारों ने दूसरा रास्ता लिया और दूसरी गली से म्युनिसिपल स्क्वायर की तरफ लौटे। अब वहां कोई नहीं था। लगता था पूरा शहर फॉरेनर्स ढूंढने निकल गया है। दो गैस लैंप्स के बीच खड़ा नोटिस बोर्ड चुपचाप उनका इंतजार कर रहा था। रॉय और बाकी लोग सावधानी से आगे बढ़े, हर पल भागने के लिए तैयार। नोटिस के पास पहुंचते ही रॉय के दिमाग में एक सवाल कौंधा। उसने फुसफुसा कर पूछा कि नोटिस फाड़ना इल्लीगल माना जाएगा ना? इन थ्योरी, हाँ। पासा ठिठक गई। चारों ने तीसरे नियम के नीचे क्राइम्स की लिस्ट देखी। 8वां पॉइंट था पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना। ये भी है। बाइल्स के मुंह से निकल गया। खून की कमी से पहले ही सफेद पड़ा फिल और पीला हो गया। उसने सोचा कि पब्लिक प्रॉपर्टी तो बड़ा क्राइम नहीं होता, पनिशमेंट ज़्यादा हार्श नहीं होनी चाहिए, और वह रिस्क लेने को तैयार हो गया। नोटिस फाड़ो और इस नाइटमेयर को ख़त्म करो। पहली बार में व्हिपिंग। अचानक पीछे से आवाज़ आई। चारों चौंक कर मुड़े। एक जवान आदमी खड़ा था। काली रोब, ऊंची हैट, चेहरा बिल्कुल साधारण। उसने आगे कहा कि दूसरी बार सीधा हाथ काट देते हैं और उसके बाद क्या होता है उसे खुद नहीं पता। तुम्हें कैसे पता? रॉय पूरी तरह अलर्ट हो गया और उसका हाथ छुपे हुए डैगर पर कस गया। युवक मुस्कुराया और बोला कि ट्राई किया है, बेकार है। नोटिस बहुत जल्दी वापस आ जाता है तो तुम्हें व्हिप किया जाता है, यानी कि कोड़े मारे जाते हैं। पासा समझ गई। हाँ, उसने आराम से सिर हिलाया। और क्योंकि मैंने फ्रॉड भी किया है, बाद में हाथ काट दिया गया। फ्रॉड? बाइल्स ने हैरानी से पूछा। युवक हंसा और बोला कि सिंपल शब्दों में उसने खुद नोटिस नहीं फाड़ा था, उसने डमी बनाया था और कोड़े भी डमी को पड़ी। कहते हुए उसने अपना दायां हाथ उठाया। फिल की तरह उसकी कलाई भी साफ कटी हुई थी। स्टंप सफेद और लाल दिख रहा था। अचानक स्टंप की मांसपेशियां मरोड़ खाने लगी। ट्रांसपेरेंट वॉर्म्स बाहर निकले, आसपास में लिपटे और देखते देखते एक नया हाथ बन गया। उस पल रॉय और बाकी लोगों को डर नहीं लगा, क्योंकि जैसे ही उन्होंने वॉर्म्स को देखा उनकी डिटेल्स समझ से बाहर थी। उनके दिमाग में कैओस फैल गया। बेतरतीब ख्याल और इमोशंस पर कोई कंट्रोल नहीं। जब हाथ पूरी तरह नॉर्मल हो गया तब वे होश में आए और शॉक, सरप्राइज और फियर तीनों एक साथ उनके चेहरे पर थे। बाय द वे, युवक बोला, इंट्रोड्यूस करना भूल गया था। मैं एक वॉन्डरिंग मैजिशियन हूँ। यह कोई और नहीं बल्कि क्लैन था। उसने चारों बियॉन्डर्स पर नज़र डाली और मुस्कुरा कर कहा कि मेरी सबसे अच्छी मैजिक विशेस पूरी करना है। कोई विश? यह सुनते ही रॉय की आंखों में उम्मीद चमकी और उसने पूछा, क्या तुम हमें बेल्टेन से बाहर निकाल सकते हो? जरूर, क्लैन ने शांति से कहा। पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अभी नहीं। फिर उसने फिल की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारी क्या विश है? फिल ने हिचकते हुए कहा कि मेरा हाथ ठीक हो जाए। ऑल राइट। क्लाइन ने बाइल्स की तरफ देखा और कहा कि उसका हाथ निकालो। थोड़ी हिचक के बाद बाइल्स ने वुडन बॉक्स खोला और कटा हुआ हाथ फिल को दे दिया। इधर आओ, क्लाइन मुस्कुराया। बैंडेज हटाओ और हाथ सही जगह लगाओ। ध्यान रखना उल्टा मत लगा देना, वरना फिर से काटना पड़ेगा। क्लाइन का कॉन्फिडेंस देखकर फिल को भी थोड़ा भरोसा हुआ। उसने दांत भींचकर बैंडेज हटाई और हाथ
स्टंप पर लगाया। क्लाइन ने सफ़ेद कागज़ निकाला और जख्म पर फेर दिया। बिना आवाज़ के कागज़ 2 हिस्सों में फट गया और दर्द गायब हो गया। फिल ने नीचे देखा, कलाई बिल्कुल सही थी, उंगलियां हिलाई, सब नॉर्मल। विश ग्रांटेड। क्लाइन मुस्कुराया। थैंक यू, फिल हक बकाया हुआ बोला। क्लाइन ने बाकी 2 की तरफ देखा और पूछा कि अब तुम्हारी बारी। बाइल्स तुरंत आगे आया और बोला कि उसे जानना है उसका परिवार कहाँ है। क्लाइन ने सिल्वर मिरर निकाला। मिरर पर शब्द उभरे कि बेल्टेन ग्लोरिन सेमेट्री। बाइल्स का दिल बैठ गया। फिर नए शब्द आए कि ग्रेव कीपर्स हट। दुख राहत में बदल गया। थैंक यू, बाइल्स ने सच्चे दिल से कहा। पासा ने थोड़ा सोचा और बोली कि उसकी विश है कि क्लाइन उन्हें बेल्टेन से जिंदा निकलने तक प्रोटेक्ट करे। स्मार्ट। क्लाइन मुस्कुराया। विश ग्रांटेड। पेमेंट। पासा ने जल्दी से पूछा। तुम्हारी विशेष ही पेमेंट है। क्लाइन बोला, फिर अचानक सवाल किया कि अगर किसी चीज के फेक होने का पता हो लेकिन फिर भी उसे विलिंगली यूज किया जाए तो क्या वह फ्रॉड कहलाएगा? चारों ने सोचा और सिर हिलाया कि नहीं। गुड। क्लाइन मुस्कुराया। यही सोच एवरेज इंसान की होती है। कहते हुए उसने हाथ बढ़ाया और एरियाना की हिस्टोरिकल वॉइड प्रोजेक्शन सामने आ गई। क्लाइन ने पूछा कि मैडम क्या हुआ? एरियाना शांत स्वर में बोली कि गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड लैरियन भाग गया है। वह उसका पीछा कर रही है और वह एक सील्ड आर्टिफैक्ट ले गया है जिसका नंबर है 002। बेल्टेन में लॉज बदल चुके हैं, इनविजिबल पनिशमेंट लागू हो चुकी है और अब सामने आता है एक नाम 002। अब सवाल है यह आर्टिफैक्ट क्या है और क्लाइन इस एनोमली से कैसे निपटेगा? तो जानने के लिए दोस्तों बने रहिए मेरे साथ। 002। क्लाइन ने मन ही मन उस सीरियल नंबर को दोहराया और उसी पल दिल के किसी कोने में ठंडी सी लहर दौड़ गई। मामला उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा पेचीदा लगने लगा था। यह कहना सही नहीं होगा कि 002 005 से ज्यादा डरावना ही होगा, क्योंकि मैजिक फिशिंग लैम्प की असली एसेंस एक सील्ड आउटर डियटी की थी, जो आज के ट्रू डियटीज से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर था। और अगर उस पर आउटर सेल की पाबंदियां ना होती तो वह सिर्फ यह दुनिया ही नहीं पूरा सोलर सिस्टम मिटा सकता था। लेकिन फिर भी नंबर्स यूं ही छोटे बड़े नहीं होते। ग्रेड 0 आर्टिफैक्ट्स में जितना छोटा नंबर उतना ही ज़्यादा डेंजरस और उतना ही मुश्किल सील करना। फोर्थ ईपॉक के आखिर में सातों चर्चेज ने ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स को 2 डिजिट सीरियल नंबर दिए थे और 002 जो सिर्फ 001 से नीचे था, सिर्फ यही बात सोचकर रूह कांप जाती थी कि यह कितना भयानक हो सकता है। फिर भी एक बात खटक रही थी कि गॉड ऑफ कॉम्बैट ने गॉड्स की लड़ाई में इस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या यह डायरेक्ट कॉम्बैट के लिए सूटेबल नहीं था या फिर इतना खतरनाक था कि फ्रेंड और फो में फर्क ही नहीं करता? क्लाइन के दिमाग में एक के बाद एक ख्याल दौड़ते रहे और उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता चला गया। उसने एरियाना की तरफ देखते हुए पूछा कि मैम, आपको 002 के बारे में क्या पता है? एरियाना ने शांति से सिर हिलाया और बोली कि जब चर्चेज आपस में ग्रेड 0 और ग्रेड 1 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की जानकारी साझा करते हैं तो सिर्फ सीरियल नंबर बताए जाते हैं। क्लाइन को यही उम्मीद थी, क्योंकि ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट्स की जानकारी चर्च के अंदर भी टॉप लेवल सीक्रेट होती है।
और आम तौर पर कोई बियॉन्डर तभी उससे जुड़ी डिटेल्स जान पाता है जब उसे सीधे उस आर्टिफैक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, और उसके बाद भी अक्सर मेमोरीज रेस कर दी जाती हैं। एक तो इन्फॉर्मेशन लीक रोकने के लिए, और दूसरा इसलिए क्योंकि कई बार सिर्फ इनके बारे में जानना ही खतरे से भरा होता है और सील को अनस्टेबल बना सकता है। क्लाइन ने सोचा और पूछा कि लेकिन चर्च ऑफ एवरनाइट ने तो चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट को टेक ओवर कर लिया है, तो उन्हें 002 की फाइल्स मिल जानी चाहिए थी। एरियाना ने पास खड़े रॉय और उसके साथियों पर एक नज़र डाली और कहा कि भागने से पहले लैरियन ने ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट से जुड़ी सारी फाइल्स नष्ट कर दी थी। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि कमाल का आदमी है, इतना ज़्यादा कॉशियस होना भी इरिटेट कर देता है। और फिर पूछा कि क्या गॉडेस ने 002 के बारे में कभी कुछ कहा था। उसके हिसाब से एवरनाइट गॉडेस और गॉड ऑफ कॉम्बैट एक ही एरा के एग्जिस्टेंस थे, और ऊपर से गॉडेस के पास कंसीलमेंट अथॉरिटी थी। इसका मतलब था कि वह गॉड ऑफ कॉम्बैट की सीक्रेट्स को काफ़ी हद तक समझती होंगी, और 002 जैसे आर्टिफैक्ट ने हिस्ट्री में कोई ना कोई डिजास्टर जरूर पैदा किया होगा। इसलिए वह हाई लेवल बींग्स के लिए बिल्कुल अनजान नहीं हो सकता। एरियाना जैसे किसी पुरानी मेमोरी में लौट गई हो और बिना रुके बोली कि एक पुराने रिविलेशन में गॉडेस ने 002 को बुक ऑफ रूल्स। क्लाइन की आंखें सक्रिय हो गई, क्योंकि यह नाम अपने आप में ही डर पैदा करता था। अपने पिछले जीवन में वह तरह तरह के गेम्स खेल चुका था, और बुक ऑफ रूल्स शब्द से वह अजनबी नहीं था। ऐसे गेम्स में जिसके पास रूल्स होते हैं वही असली भगवान होता है। एरियाना ने आगे जोड़ा कि तुम्हारा बेल्टेन सिटी में होना शायद 002 की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को दिखाता है। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि एरियाना का यहाँ होना तो समझ में आता है, क्योंकि वह लैरियन का पीछा कर रही थी, लेकिन मेरा भी यहाँ होना, क्या यह कुछ ज़्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं है? मिस्टिसिज्म में ज़्यादा कोइंसिडेंस अक्सर डेंजर का संकेत होता है। क्या कोई मुझे डेलिबरेटली इस चाल में फंसा रहा है, या फिर यह लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस है? टारगेटेड ट्रैप तो नहीं लग रहा, और सेफरा कासल का ऑनर होने के नाते मुझे कुछ एबनॉर्मल सेंस भी हो रहा है। अगर कन्वर्जेंस है तो मिस्टर डोर और फॉगी टाउन में सील्ड एंटीगोनस एंसेस्टर के बाद ऐसे इन्फ्लुएंस डाल सकने वाले सिर्फ जरातुल या एमोन ही बचते हैं। जरातुल से मैं जानबूझकर दूरी बनाए हुए हूँ। एमोन का ट्रू बॉडी अभी ट्रू क्रिएटर के पीछे पड़ा हुआ है, और केवल अवतार इतना स्ट्रॉन्ग कन्वर्जेंस नहीं बना सकता। तो एक और पॉसिबिलिटी बचती है, सेफिरोट का कन्वर्जेंस। क्या 002 ने सेफरा कासल को अट्रैक्ट किया? क्या इसी वजह से मैं आज बेल्टेन आ पहुंचा? अगर ऐसा है तो भले ही 002 सेफरा ना हो, उसका रिलेशन किसी सेफरा से जरूर है। क्लाइन को लगा वह 002 की नेचर को थोड़ा बहुत समझने लगा है। उसने कुछ देर सोचा और बोला कि सिचुएशन जिस तरह डेवलप हो रही है, रूल्स और स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं, और येलो पेपर इसका सबूत है। तो क्या इसका मतलब यह है कि 002 धीरे धीरे ज़्यादा जाग रहा है? एरियाना ने शांत भाव से सिर हिलाया और कहा कि हाँ, हमें इसे किसी बड़ी घटना से पहले ढूंढना होगा और सील करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए बेहतर होगा कि हम अलग अलग होकर सर्च रेडियस बढ़ाएं। क्लाइन को कोई आपत्ति नहीं थी। फिर उसने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा कि मैम, आपने मुझे इतनी जानकारी दी, यह लीकिंग सीक्रेट्स नहीं माना जाएगा क्या? एरियाना ने साफ जवाब दिया, नहीं, क्योंकि लीकिंग सीक्रेट्स का मतलब है बेल्टेन की एनोमली को किसी भी तरह बाहर की दुनिया तक पहुंचाना। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि ठीक है, यानी बाहरी दुनिया से
फिजिकल कनेक्शन ऑलरेडी कट है और नॉर्मल बातचीत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस कर्स वगैरह मत करना। उसने राहत की सांस ली और पूछा कि यहाँ के नाइट हॉक्स और मैंडेटेड पनिशर्स भी नोटिस के रूल्स फॉलो करेंगे। एरियाना ने कहा कि हाँ, और इतना कहते ही उसकी आकृति फीकी पड़ी और गायब हो गई। उसके जाने के बाद क्लाइन ने सारी जानकारी को मन में जल्दी जल्दी ऑर्गेनाइज किया और अब साफ था कि कॉम्बैट मेन इश्यू नहीं है, बल्कि असली सवाल यह है कि क्या वे समय रहते 002 को ढूंढ पाएंगे और सील कर पाएंगे या नहीं। इस दौरान फॉरेनर्स होने के नाते हालात और भी मुश्किल होते जाएंगे। रूल्स फॉलो करना मुश्किल से और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और सिटीजन्स जो कंट्रोल में हैं और ज़्यादा खतरनाक बनेंगे। क्लाइन ने पास खड़े रॉय और उसकी टीम की तरफ देखा और मुस्कुराकर पूछा कि जो कुछ तुमने सुना उस पर तुम्हारा क्या टेक है। रॉय ने पासा की तरफ देखा और कहा कि हमें ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट का पूरा आइडिया नहीं है, लेकिन इतना समझ आ गया कि 002 बेहद खतरनाक चीज़ है। यह रूल्स बनाता है और रियलिटी को भी बदल सकता है और एनोमली टाइम के साथ बदल रही है। ऊपर से चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड कोई मामूली बियॉन्डर्स नहीं हो सकता। क्लाइन ने हल्के से ताली बजाई और कहा, एग्जैक्टली। अगर हम बस छिपकर डेंजर से बचने की सोचेंगे तो रूल्स और बढ़ेंगे और गलती करने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। उसने आधे मजाक आधे सच्चे डर के साथ कहा कि शायद आखिर में हमें इसलिए एग्जीक्यूशन मिल जाए कि हम दरवाजे से बाएं पैर से बाहर निकलें। यह सुनकर पासा, बाइल्स और बाकी सब सिहर उठे, क्योंकि सुनने में मजाक जैसा था, लेकिन भीतर छुपी हॉरर रूह तक चुप गई। कुछ पल बाद पासा गंभीर स्वर में बोली कि सिटीजन्स हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम पलटकर वार नहीं कर सकते, क्योंकि किलिंग और वॉलंटरीली हार्म करना बहुत सीरियस क्राइम है। क्लाइन ने कैजुअल लहजे में कहा कि हम उनकी सेंसेस को डिसीव कर सकते हैं, लेकिन लिमिट में। अभी सबसे ज़रूरी है 002 के रूल्स को जल्दी से समराइज करना, तभी हम उसे ढूंढ पाएंगे और पूरी तरह इंटेलिजेंट होने से पहले सील कर पाएंगे। और फिर उसने पूछा कि तुम लोग क्या सोचते हो। फिल ने सोचा और बोला कि लगता नहीं कि वह हमें डायरेक्टली अटैक कर सकता है। वह तभी पनिश करता है जब हम रूल्स तोड़ते हैं। क्लाइन ने उंगलियां चटकाई और कहा, एग्जैक्टली। पहला लॉ यह है कि 002 उन लोगों को पनिश नहीं कर सकता जो क्राइम नहीं करते। बाइल्स ने तुरंत कहा कि लेकिन वह सिटीजन्स को फॉरेनर्स अरेस्ट करने को कह सकता है, और फॉरेनर्स तो क्रिमिनल्स नहीं होते। क्लाइन मुस्कुराया और बोला कि यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन हिस्ट्री में देखो, कई सिटीज़ ने अलग अलग दौर में फॉरेनर्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेटरी लॉज बनाए हैं। इससे कोई डीपर लॉ समझ में आता है। चारों भौहें से कोड़कर सोचने लगे और कुछ देर बाद पासा ने हिचकिचाते हुए कहा कि शायद 002 के रूल्स वही हो सकते हैं जिन्हें पब्लिक किसी हद तक एक्सेप्ट करे। क्लाइन ने तारीफ करते हुए कहा, गुड। और यह सेकंड लॉ हो सकता है कि रूल्स पब्लिक अंडरस्टैंडिंग से पूरी तरह बाहर नहीं होने चाहिए। रॉय जोश में बोला कि और यह लगातार नए रूल्स जोड़ता जाएगा, इतना कॉम्प्लेक्स कि आखिरकार हम कहीं भी सेफ ना रहें। फॉरेनर अरेस्ट के बाद ट्रेसपासिंग, पब्लिक में टॉयलेट तक बैन, सब ऐड होते जाएंगे। क्लाइन सिर हिलाने ही वाला था कि इसकी स्पिरिचुअल परसेप्शन हरकत में आई और उसने नोटिस बोर्ड की तरफ देखा, जहां अब एक गोट स्किन पार्चमेंट टंगा हुआ था जिस पर कर्फ्यू ऑर्डर लिखा था। सबकी आंखें फैल गई। रात काफ़ी हो चुकी थी और अगर बाहर रहे तो कर्फ्यू वायलेशन पनिशमेंट बढ़ता जाएगा और आखिरकार डेथ सेंटेंस। चलो, क्लाइन ने अपनी हेड दबाते हुए कहा, हमारे पास टाइम नहीं है। टारगेट शायद कोई बुक है, या तो अभी भी चीफ शेपर्ड के पास है या कहीं छुपा दी गई है, और मेरा इंट्यूशन कहता है दूसरा वाला।
वह रुका और कैजुअली जोड़ दिया कि हाँ, एक बात बताना भूल गया था, चीफ शेपर्ड एक ग्राउंडेड एंजल है। यह सुनते ही रॉय, पासा और बाकी लोग जो अभी चलना ही शुरू हुए थे वहीं जम गए। इस दौर की दुनिया में किसी देवता पर विश्वास करना कोई अजीब बात नहीं थी। फर्क बस इतना था कि किस देवता पर विश्वास किया जाए। और इसी वजह से भले ही रॉय, पासा और बाकी लोग रहस्यवाद की गहराइयों में एंजल्स का असली मतलब पूरी तरह ना समझते हों, फिर भी उन्होंने प्रीस्ट, बिशप्स और अपनों से बड़ों से एंजल्स की कहानियां जरूर सुनी थी। उनके लिए एंजल्स देवताओं के सेवक थे, ऐसी शक्तिशाली एग्जिस्टेंस जिन्हें ही या हर कहकर संबोधित किया जाता था और जिनके हर एक्शन से मिरेकल पैदा हो सकता था। आम इंसान से उनकी तुलना करना तो दूर की बात थी। इन चारों बियॉन्डर्स के दिल में एंजल्स किसी और ही लेवल की चीज़ थे, जैसे किसी दूसरी दुनिया के होली स्पिरिट्स। आम हालत में वे डिवाइन किंगडम्स में रहते थे और रियल वर्ल्ड में उतरते ही नहीं थे। वे लीजेंड्स थे, ऐसी लीजेंड्स जिनकी प्रैक्टिकल रियलिटी पर सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। युद्ध के दौरान उन्होंने भयानक बियॉन्डर्स देखे थे, ऐसे लोग जिनसे दिल कांप उठता था आज भी, लेकिन उन्हें एंजल समझ लेना नहीं, दोनों लेवल एक ही स्केल पर नहीं थे। और आज एक रहस्यमयी वॉन्डरिंग मैजिशियन ने उन्हें बताया था कि चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ लैरियन शेपर्ड एक एंजल है जो धरती पर घूम रहा है। फिल और बाकी लोग उस अजीब मैजिशियन पर दिल से भरोसा करते थे, क्योंकि पहली बात, उसने उनकी विशेष पूरी की थी और फ्रेंडली था। दूसरी बात, उन्हें नहीं लगता था कि वे इतने इम्पोर्टेंट हैं कि कोई उन्हें ऐसे मैटर में धोखा देगा। उनके लिए चीफ शेपर्ड एंजल हो या कोई एबनॉर्मली पावरफुल बियंडर, असल में फ़र्क ही क्या पड़ता था। दुनिया हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज़्यादा बड़ी और डरावनी है। पासा के अक्सर बोले जाने वाले शब्द उसके दिमाग में गूंज गए। रॉय ने बातों को जोड़ना शुरू किया और उसे याद आया कि जिस लेडी को मिस्टर मैजिशियन ने हवा से बुलाया था वह चीफ शेपर्ड का पीछा कर रही थी और वह एवरनाइट गॉडेस की रिविलेशन सुनने के काबिल थी। एक एंजल का पीछा दूसरा एंजल ही कर सकता है और उस लेडी के सामने मिस्टर मैजिशियन का रवैया देखकर उसका लेवल भी कम नहीं हो सकता। रॉय ने झट से क्लैन की पीठ से नज़र हटा ली। सीधे देखने की हिम्मत नहीं हुई और उसने बगल में देखा। फिल भी शायद वही सोच रहा था। खून की कमी से उसका चेहरा सफ़ेद था, लेकिन आंखों में वही डर और समझ थी। कुछ सेकंड बाद बाइल्स ने सांस ली और बोला कि इसलिए वेल्टेन में इतनी अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। क्लैन ने बिना घबराए मुस्कुराते हुए कहा कि पोइट्री लिखने का टाइम नहीं है, कर्फ्यू कभी भी लागू हो सकता है, चलो। पासा ने तुरंत नोटिस बोर्ड को देखा और शब्दों को दिमाग में बिठा लिया कि रात 8 से सुबह 8 तक सड़कों पर घूमना और इकट्ठा होना मना है। तो जाए कहाँ? वह बोल पड़ी। कर्फ्यू और नो ट्रेसपासिंग का सीधा मतलब था सजा का इंतजार करो। क्लैन मुस्कुराया और बोला कि नोटिस में लिखा है गलियों में मूवमेंट मना है। उसने पास के एक मैन होल की तरफ इशारा किया जो सीवर्स में जाता था। बाइल्स की आंखें चमक उठी। सीवर्स के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं। पहले भी कर्फ्यू में ट्रैम्प सीवर में छिपते थे। अब देर नहीं की, चारों ने मिलकर मैन होल का ढक्कन हटाया और नीचे उतर गए। खूब अंधेरे में क्लैन के हाथ में एक लैंटर्न जल उठा और हल्की पीली रोशनी फैल गई। चलते चलते फिल ने अपना प्लान बताया कि इसके बाद होटल चलते हैं। बाइल्स लोकल है, वह रूम ले सकता है। हम बाहर से विंडो के रास्ते अंदर जाएंगे। ओनर की परमिशन होगी तो ट्रेसपासिंग नहीं मानी जाएगी और सुबह तक रुक जाएंगे। क्लैन ने लैंटर्न आगे बढ़ाते हुए हल्की हंसी में कहा कि आइडिया इंटरेस्टिंग है, लेकिन हमारा गोल सिर्फ सुबह तक जिंदा रहना नहीं है। रॉय ने सिर हिलाया और कहा कि अगर हम बस होटल में छिपे रहे तो रूल्स एक एक करके बढ़ते जाएंगे और आखिर में शायद होटल में रहना भी इलीगल हो जाए। क्लैन ने हल्का सा मुड़कर बाइल्स को देखा और कहा कि इस प्लान की सबसे इंटरेस्टिंग बात लूप होल नहीं है,
बल्कि यह है कि इसने मुझे कुछ याद दिलाया। वह रुका और बोला कि बाइल्स एक लोकल होने के बावजूद उसने हमें अरेस्ट करने की कोशिश नहीं की। इसका मतलब येलो पेपर्स के ऑर्डर उस पर पूरी तरह अप्लाई नहीं होते। चारों ने चौकन्नी नज़र से बाइल्स को देखा। बाइल्स बुदबुदाया कि मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा। क्लैन ने कैजुअली पूछा, क्या तुम अभी भी बेल्टेन के सिटीजन हो? बाइल्स ने बिना सोचे हाँ कहा। क्लैन ने कामली समझाया कि एक तरफ तुम बेल्टेन के सिटीजन हो और दूसरी तरफ तुम टेक्निकली फॉरेनर भी हो। दो एट्रीब्यूट्स ओवरलैप कर रहे थे और एक कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा था। इसलिए ऑर्डर तुम पर पूरी तरह लागू नहीं हुआ। फिल की आंखें चमक उठी और उसने कहा कि अगर हम ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन बना पाएं तो क्या रूल्स से बच सकते हैं? पासा ने सिर हिलाया और बोली कि थ्योरी अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर वह रुक गई और बोली कि सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम नोटिस बोर्ड से दूर हैं और नए लॉस क्या आ रहे हैं हमें पता ही नहीं है। मतलब कुछ भी करना डेंजरस है। क्लैन मुस्कुराया और बोला कि डोंट वरी, मिरर हमें अपडेट्स दिखा देगा। उसने कैजुअली मैजिक मिरर दिखाया। पासा ने हिचकते हुए पूछा कि क्या यह पीपिंग में नहीं आएगा, यानी झांकने वाले क्राइम में नहीं आएगा? मिरर की सतह पर खून टपकते जैसे वर्ड्स उभरे कि नोटिस बोर्ड को देखना दिन में सूरज देखने जैसा है, यह झांकना नहीं कहलाता। क्लैन ने मिरर वापस रखा और बोला कि और वैसे भी यह एक आइटम है, क्राइम कैसे करेगा? लॉजिक सॉलिड था और बाइल्स तथा फिल ने अनायास ही सिर हिला दिया। रॉय ने गहरी सांस ली और बोला कि अब मेन प्रॉब्लम 002 को ढूंढना है। कोई क्लू नहीं है, बुक है, कहीं भी हो सकती है और पूरे शहर की तलाशी के लिए टाइम नहीं है। क्लाइन ने शांति से कहा कि क्लू नहीं है पर एक एग्जिस्टेंस है जो आंसर साफ जानता है। पासा के दिल में हलचल हुई और उसने कहा, चीफ शेपर्ड। क्लैन ने सिर हिलाया और बोला कि 002 या तो उसी के पास है या उसने छुपा दी है। बुक अपने आप चल नहीं सकती, रूल्स उसे अलाउ नहीं करते। बाइल्स ने पूछा कि लेकिन उसे ढूंढेंगे कैसे? क्लैन ने लैंटर्न स्टडी रखते हुए कहा कि अगर 002 ने उसे इम्यूनिटी नहीं दी है तो वह भी रूल्स फॉलो करेगा। वह फेसेक का है, बेल्टेन का सिटीजन नहीं। लोकल प्रिविलेजेस उसे नहीं मिलेंगे। एंजल है, ह्यूमन नहीं, तो टेक्निकली फॉरेनर भी है और सिटीजन्स उसका भी पीछा करेंगे। फिर क्लाइन रुका और बोला कि कर्फ्यू और नो ट्रेस पासिंग के बीच एक फ्यूजिटिव कहाँ छुपेगा? रॉय ने जल्दी जल्दी कहा, सीवर्स, कब्रिस्तान, कैथेड्रल बिफोर मिडनाइट, अबेंडेंड बिल्डिंग्स। पासा ने टोका कि कब्रिस्तान रात में बंद है और अबेंडेंड बिल्डिंग्स भी किसी की प्रॉपर्टी होती है। क्लाइन बोला, एग्जैक्टली, तो नेक्स्ट स्टॉप कैथेड्रल्स हैं। चारों स्टंट थे कि इतनी जल्दी एक एंजल की लोकेशन नैरो डाउन। क्लाइन आगे बोला कि कैथेड्रल्स कई हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है और हो सकता है वह अपने लेवल से पनिशमेंट रेजिस्ट करे। इतना कहकर क्लाइन ने मिरर से एरोडिस को सिटी मॉनिटर करने को कहा। फिर उसने फॉग ऑफ हिस्ट्री से एरियाना को बुलाया और एवरनाइट कैथेड्रल्स की जिम्मेदारी दी। क्लाइन ने कहा कि अगर फिर भी नहीं मिला तो दो ऑप्शंस हैं, या तो वह सिटी छोड़ चुका है या फिर 002 पर कंट्रोल पा चुका है। फिल्ट्रेशन मेथड से आगे बढ़ेंगे। सबने एक साथ सिर हिलाया। कुछ ही मिनट बाद मिरर में नया नोटिस दिखा कि म्युनिसिपल मेंटेनेंस के कारण सीवर्स में एंट्री प्रतिबंधित है। रूल्स तेजी से बढ़ रहे हैं, क्लाइन ने बतबताया। उसने एक ह्यूमन स्किन ग्लव निकाला, सबको हाथ पकड़ने को कहा और एक को कंधे से पकड़कर टेलीपोर्ट कर गया। टेलीपोर्ट के दौरान चारों ने देखा कि सीवर्स के रैट और कॉकरोचेस तड़प कर मर रहे थे। फिर स्पिरिट वर्ल्ड की अजीब एब्स्ट्रैक्ट झलक जिसने दिमाग को झटका दिया, जैसे अंदर कुछ साफ हो गया हो, और यहीं से मामला एक नए लेवल पर चला गया। तो दोस्तों, अब यह सिर्फ नियमों की भूल भुलैया नहीं रही, यह सीधा देवताओं के खेल का मैदान बन चुकी है। शाम के वक्त स्टोम कैथेड्रल में ज़्यादा भक्त नहीं थे, इसलिए क्लाइन ने जानबूझकर उस कॉरिडोर में प्रकट होना चुना जो गार्डन की तरफ जाता था। मतलब साफ था कि बेवजह की भिड़ंत से बचा जाए। चारों तरफ माहौल जैसे धीरे धीरे बैठता जा रहा था। हवा में एक अजीब सी शांति घुली हुई थी। पासा ने आसपास की जगह को देखते हुए धीमे से कहा
कि यह तो कमाल है। उसकी आवाज़ में हैरानी भी थी और हल्का डर भी। वही डर जो तब आता है जब इंसान समझ जाए कि वह किसी बहुत बड़े खेल का छोटा सा मोहरा है। रॉय ने अपनी भावनाएं दबाई और चारों ओर नजर दौड़ाते हुए कहा कि अगर वह चीफ शेपर्ड कर्फ्यू तोड़ने के लिए कैथेड्रल आया है तो यहीं कहीं होगा। क्लाइन ने बड़ी कैजुअली, लगभग बेपरवाही से कहा कि अगर कोई क्राइम्स की गिनती पढ़ने की परवाह ना करे तो एक एंजल के पास आम लोगों को फूल बनाने के 100 तरीके होते हैं। उसका लहजा ऐसे था जैसे चाय की चुस्की लेते हुए कोई पुरानी बात सुना रहा हो। फिर उसने कहा कि थोड़ी देर में वह उन्हें दूसरे कैथेड्रल भेजेगा और कोशिश यही होगी कि वे ऐसी जगह रहें जहां गिलास विंडोज या मिरर्स हों। अगर कोई आउटसाइडर दिखे, खासकर फेस एक वाला, तो मौका देखकर एक सिंबल बना देगा। वह वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि अचानक उसका सिर घूम गया और उसकी नज़र प्रेयर हॉल के उस दरवाजे पर टिक गई जो गार्डन की तरफ खुलता था। उसी दरवाजे से एक 2 मीटर से भी ज़्यादा लंबा आदमी बाहर आया। काली रोब जिसमें किनारे सफ़ेद थे, कपड़े उसकी उभरी हुई मसल्स से तने हुए, सफ़ेद दाढ़ी वाला बूढ़ा, सिर पर चौकोर टोपी, हल्की नीली आंखें और चेहरे पर ऐसी अकड़ जैसे पूरी दुनिया उसके नीचे हो। लैरियन, चर्च ऑफ द गॉड ऑफ कॉम्बैट का चीफ शेपर्ड। क्लाइन को पहचान की जरूरत ही नहीं पड़ी। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन चीख रही थी कि यह एंजल है। लैरियन ने उसे देखा और हल्का सा चौंका, फिर तुरंत एक्सप्रेशन संभाल कर बोला कि यह एरियाना नहीं है। लगता है एरियाना का हेल्पर है। तुम एरियाना को बता देना कि मैंने 002 से समझौता कर लिया है। यानी कि लैरियन और 002 में एग्रीमेंट हो गया था। वह काफ़ी हद तक जाग चुका है। मैं सीलिंग छोड़ दूंगा, बदले में मुझे यहाँ से जाने की इजाज़त मिलेगी और तुम सब यही रहोगे। उसकी आवाज़ में ठंडापन था। उसने कहा कि रूल्स बदलते रहेंगे, लॉज और सख्त होते जाएंगे और तुम सब धीरे धीरे मर जाओगे। जैसे ही उसने यह कहा, उसका शरीर तेजी से बूढ़ा होने लगा। त्वचा पर झुर्रियाँ उभर आई, काले धब्बे फैलने लगे, सड़ती हुई गंध जैसे कोई चीज़ टपकने लगी और पल भर में वह ऐसा लगने लगा जैसे हवा में घुल जाएगा। फिर वह सड़ते हुए तरल के एक पडल में बदल गया और पूरी तरह एवापोरेट हो गया। बाइल्स, फिल और पासा तीनों की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। दिमाग जैसे फिसलने लगा हो, इमोशंस टूटने के कगार पर हो। यह सीन वैसा ही डरावना था जैसे कुछ देर पहले मिस्टर मैजिशियन की कटी कलाई से रेंगते हुए वो छोटे छोटे वॉर्म्स। क्लाइन ने मन ही मन सोचा कि यह ट्वाइलाइट से जुड़ी कोई अजीब एबिलिटी है। उसने लैरियन को रोकने की कोशिश तक नहीं की, बस हल्का सा सिर हिलाया। उसी पल बेल्टेन से जुड़े स्पिरिट वर्ल्ड में लैरियन फिर से प्रकट हुआ, अब नॉर्मल हालात में, जैसे स्पिरिट वर्ल्ड की चीज़ों पर उसका कंट्रोल हो। वह एक अदृश्य बैरियर पार कर गया और बेल्टेन की पाबंदियों से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने स्पेस को फाड़ने की कोशिश की तो अचानक सब अंधेरा हो गया और उसके सामने एक सीमलेस काली क्लॉथ जैसी दीवार आ गई जो रास्ता रोक रही थी। लैरियन रुक गया। उसने ऊपर देखा जहां 7 प्योर लाइट्स होने चाहिए थे, लेकिन वहां से एक इल्यूजनरी कर्टेन नीचे लटक रही थी जो पूरी बेल्टेन स्पिरिट वर्ल्ड को घेरते हुए एक इंडिपेंडेंट वर्ल्ड बना रही थी। उसकी डीमन हंटर इंट्यूशन ने तुरंत बता दिया कि इस बैरियर को तोड़ना आसान नहीं होगा और बहुत वक्त और एफर्ट लगेगा। अजीब बात यह थी कि उससे गुस्से के साथ साथ एक हंसी वाला एहसास भी हो रहा था, जैसे कोई आदमी सालों की मेहनत के बाद सीक्रेट चैम्बर की चाबी ढूंढ ले और दरवाज़ा खोलने ही वाला हो कि देखे दरवाजे पर एक नया ताला लगा है और वह भी सॉलिड वाला। उसने खुद को समझाया कि यह रियल नहीं है, यह हिस्टोरिकल वर्ल्ड का प्रोजेक्शन है, यह फ्रॉड है। नहीं, यह बेल्टेन के बाहर है, कानून के दायरे से बाहर है। यह प्रोजेक्शन ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट टिकेगा और अपने आप गायब हो जाएगा। लैरियन ने खुद को संभाला, एंकर्स और मैडनेस के बीच फिर से बैलेंस बनाया। उधर स्टोम कैथेड्रल के कॉरिडोर में रॉय और बाकी लोग होश में आए। उनकी नज़र अपने आप
सामने खड़े मिस्टर मैजिशियन पर टिक गई, जो किसी भी तरह उस एंजल से कम नहीं लग रहा था। पासा ने हिचकिचाते हुए कहा कि वह शायद भाग गया, मतलब 002 की लोकेशन का कोई डायरेक्ट क्लू नहीं मिला। कारपेट सर्च नामुमकिन था। क्लाइंट मुस्कुराते हुए बोला कि उसे कोई और तरीका सोचना होगा, और उसने सुझाव मांगा। वह सच में लैरियन के लौटने का इंतजार कर रहा था, नेगोशिएशन के लिए, लेकिन उसे समझ में आ गया कि चीफ शेपर्ड स्पिरिट वर्ल्ड में बैठकर कर्टेन के गायब होने का इंतजार करेगा, और अभी वह खुद भी उस बैरियर को नहीं तोड़ सकता। फिल ने अपनी पुरानी बात दोहराई कि हमें बाइल्स जैसा कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करना चाहिए ताकि हम रिलेटिवली सेफ रह सकें। पासा ने तुरंत सिर हिलाया, लेकिन कहा कि ऐसा करते ही 002 नए रूल्स बना देगा। फिल ने जोर देकर कहा कि फिर भी कुछ टाइम मिलेगा। रॉय ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन कहा कि फोकस 002 ढूंढने पर होना चाहिए, और शायद ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन बनाए जो उसे खुद एक्सपोज कर दे। क्लाइंट चुपचाप सुन रहा था और उसके दिमाग में आइडियाज टकरा रहे थे। उसी पल मैजिक मिरर की सतह पर एक्वस लाइट उभरी और सिल्वर वर्ड्स आए कि पासा, क्या तुम नोटिस बोर्ड का नया कंटेंट जानना चाहती हो? पासा चौंकी, फिर जल्दी से बोली, हाँ। मिरर ने सीन दिखाया कि कर्फ्यू के पालन में सारे कैथेड्रल्स जल्दी बंद होंगे और सभी होटल्स सिर्फ रजिस्टर्ड गेस्ट को ही रूम देंगे। फिल घबरा गया और बोला कि अब कहाँ जाएं? कुछ पल की चुप्पी के बाद क्लाइंट ने बाइल्स को देखा और पूछा कि बेल्टेन में तुम्हारा घर कहाँ है? बाइल्स ने कहा, मेपल स्ट्रीट नंबर 18, लेकिन वह आर्टिलरी ब्लास्ट में गिर चुका है। क्लाइंट मुस्कुराया और बोला कि विश करो कि वह घर वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में आ जाए। बाइल्स को यकीन नहीं हुआ, लेकिन क्लाइंट ने कहा, जल्दी करो। कैथेड्रल खाली हो रहा था, इसलिए बाइल्स ने देर नहीं की और विश की कि उसका घर फिर से पहले जैसा हो जाए। क्लाइंट ने उंगलियां चटकाई और कहा, योर विश हैज़ कम ट्रू। अगले ही पल टेलीपोर्ट और वे मैपल स्ट्रीट पहुंच गए, जहां 2 बेडरूम का घर, लकड़ी का दरवाजा, वही कबर्ड, गैस स्टोव, बंक बेड, तेल से सना वुडन टेबल और पुराने अखबार थे। बाइल्स की आंखें भर आई और युद्ध से पहले की यादें लौट आई। माँ, पिता, भाई, भतीजे, सब। फिल ने प्रॉपर्टी का ख्याल रखते हुए पूछा कि क्या हमें अंदर बुलाओगे? बाइल्स ने जल्दी से कहा, आओ। अंदर बैठकर क्लाइंट चुप हो गया, फिर कुछ सेकंड बाद बोला कि उसके पास एक आइडिया है और वेरिफिकेशन चाहिए। रॉय ने तुरंत कहा, आई विल। क्लाइंट ने कहा, मिरर से सवाल पूछो। रॉय ने पूछा कि उसकी अगली पोशन कहाँ मिलेगी। मिरर में सीन आया जिसमें लैरियन स्पिरिट वर्ल्ड में टहलता हुआ दिखा। क्लाइंट ने कहा, अब मिरर के सवाल का जवाब दो और सही जवाब मत देना। मिरर का रूप बदला और ब्लड जैसी टेक्स्ट में पूछा, हु डिड यू गिव योर फर्स्ट टाइम टू? रॉय का चेहरा लाल हो गया और उसने कहा कि वह श्योर नहीं है, यानी कि मिरर ने पूछा था कि तुमने अपना पहला समय किसको दिया। मिरर बोला, एक झूठ, और कड़ाक की आवाज से बिजली गिरी, पाव। रॉय झटका खाकर गिरा, जला हुआ लेकिन जिंदा। क्लाइंट मुस्कुराया और बोला, देखा, मिरर को वॉलंटरी हार्म के लिए पनिशमेंट नहीं मिला, यही असली मौका छुपा है। और उसी पल बेल्टिन की असली लड़ाई सच में शुरू हो चुकी थी। अब नियमों की लड़ाई खत्म हो चुकी थी और बुद्धि की जंग शुरू हो गई थी, जहां हर कदम पर मौत और जीत के बीच बस एक कॉन्ट्राडिक्शन का फासला था। तो दोस्तों, हम आज की वीडियो के लास्ट चैप्टर पर आ गए हैं, जो कि पूरी तरह एडवेंचर से भरा हुआ है, जिसका नाम है न्यू एप्लीकेशंस ऑफ ओल्ड मेथड्स, यानी पुराने हथियार नए तरीके। तो चलिए शुरू करते हैं। एक असली मौका। ये शब्द सुनते ही पासा, बाइल्स और फिल के चेहरे ऐसे खिल उठे जैसे कई रातों तक अंधेरे में भटकने के बाद अचानक कहीं दूर रोशनी दिख गई हो। दिल में वही एहसास कि अब कुछ तो हाथ लगा। रॉय, जो कि अभी भी झटके में था, इसलिए उसके मुंह से निकल गया, कौन सा मौका? क्लाइंट को जल्दी नहीं थी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि क्या तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया कि नोटिस बोर्ड पर कहीं साफ साफ नहीं लिखा कि कानून लागू करने वाला कौन है? क्लाइंट भले ही अपने पिछले जीवन में खुद को हर काम का जानकार कहता रहा हो, यानी कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, लेकिन नियम कानून की समझ उसकी ठीक ठाक थी।
क्योंकि उसका ढेर सारे वकीलों से पाला पड़ा था और कभी अर्ल ऑफ द फॉलन जैसा जादुई गुलाम यानी कि मैरियोनेट्स भी उसके पास रह चुका था। मतलब बुनियाद मजबूत थी। उसने समझाते हुए कहा कि अनाउंसमेंट में बस लिखा है कि एक नया शासक यानी कि न्यू काउंसिल है, लेकिन ये नहीं बताया कि नियम लागू कौन करेगा। अगर हम माने कि ये नए नियम पुराने कानूनों, आदेशों और नियमों की एक खाली ज़मीन पर बने हैं, तो जब हमने अपराध किए थे हमें पुलिस, नाइट हॉक्स या मैंडेटेड पनिशमेंट दिखने चाहिए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि कानून लागू करने वाली शक्ति खुद ही धुंधली और अस्पष्ट है। पासा, जो चारों में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी और तेज दिमाग वाली थी, बोली कि हो सकता है कानून लागू करने वाला कोई अमूर्त अवधारणा हो, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट, या फिर परोक्ष रूप से वही नया शासक हो। क्लाइन ने सिर हिलाया और कहा कि दूसरा विकल्प भी पूरी तरह साफ नहीं है, क्योंकि नया शासक कौन है ये भी नहीं बताया गया। तो सैद्धांतिक रूप से यानी कि थियोरेटिकली वो कोई भी हो सकता है, और पहला विकल्प तो और आसान है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट पावर के बारे में बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिल ने भौहें सिकुड़कर कहा कि लेकिन हम तो कानून लागू नहीं कर सकते जैसे नागरिक कर रहे हैं। क्लाइन मुस्कुराया और बोला कि अधिकार पहचान से तय होता है। विदेशियों को निशाना बनाया गया है और उनका सामाजिक बहिष्कार और पीछे चल रहा है, इसलिए उनके पास कानून लागू करने का अधिकार नहीं है, नागरिकों के पास है। लेकिन सिर्फ फॉरेनर्स के खिलाफ, और नोटिस यही दिखाता है। फिर उसने बताया कि इसी विरोधाभास का इस्तेमाल करके उसने रॉय से परीक्षण करवाया और नतीजा वही आया जिसकी उम्मीद थी। पहली बात, मैजिक मिरर ना तो कोई फॉरेनर है ना स्थानीय नागरिक, बल्कि एक आइटम है जिसमें थोड़ी बहुत बुद्धि है और जो किसी भी समूह में फिट नहीं बैठती। ऐसे में जब कानून लागू करने वाला स्पष्ट नहीं है, तो जो इसे हटाने की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है वही कानून लागू कर सकता है। दूसरी बात, मिरर ने एक विदेशी को सजा दी और नोटिस संकेत देता है कि जो विदेशियों से निपटता है वही कानून लागू करने वाला है। तीसरी बात, मिरर के खुद के अपने सजा के नियम हैं और जब तक उन्हें अवैध घोषित नहीं किया जाता वह सजा दे सकता है। इन सबको जोड़ो तो साफ है कि 002 इस समय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट में है और अगला कदम वो यही उठाएगा कि कानून लागू करने वाली मुख्य शक्ति को साफ परिभाषित करे ताकि लूप होल्स बंद हो जाएं, और जैसे ही असली शक्ति सामने आएगी हमें ढेर सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर 002 इस समस्या को रोक टोक के नियम जोड़कर हल करने की कोशिश करेगा तो वह खुद को ही सीमित कर लेगा, यानी कि रेस्ट्रिक्ट कर लेगा, क्योंकि उसकी विशेषताएं मिरर जैसी ही हैं और ये उसका पहला विकल्प नहीं होगा। इस पूरी बात को सुनकर रॉय, पासा और बाकी लोग लगभग जड़ हो गए, यानी कि एक तरह से जम गए, और उन्हें पहली बार समझ आया कि ये आदमी सिर्फ जादूगर नहीं बल्कि दिमाग से भी खतरनाक है। उसी पल क्लाइन के हाथ में पड़े मैजिक मिरर से हल्की पानी सी चमक निकली और नोटिस बोर्ड दिखाई दिया जहां नए नियम जुड़ चुके थे, और तभी क्लाइन को समझ आ गया कि ट्रांसवेस्ट ब्रास बुक ही असली 002 है और अब असली खेल शुरू हो चुका है। उसने 002 को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी कानूनी शक्ति परिभाषित करे ताकि वह इस डरावने बंद किए गए अवशेष यानी कि टेरिफाइंग सील्ड आर्टिफैक्ट को बेहतर रूप से समझ सके। क्लाइन को पहले से शक था कि 002 किसी सैफरा से जुड़ा है, और सैफरा को समझना मतलब करप्शन को इनवाइट करना। सैफरा का मतलब है महान प्राचीन सत्ता यानी कि ग्रेट ओल्ड वन, या बाहरी देवता यानी कि आउटर डियटी, या कोई कॉस्मोस पावर। उसने कभी इसी तरह की रहस्यमय समझ यानी कि मिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग से डार्क डेमोनिक वुल्फ कोटार को बंद किया था, और आज वही तरीका उल्टी दिशा में इस्तेमाल हो रहा था। उसकी मैथ क्लियर थी कि 002 उससे कहीं ज़्यादा करप्टेड है, और सील्ड आर्टिफैक्ट्स वैसे भी नियंत्रण खोए रहते हैं। और जैसे जैसे क्लाइन ने इसे और समझा और भीतर से एक इनडिस्क्राइबेबल करप्शन फैलने लगी। इसी वजह से उसने एरोडिस की दिखाई नई जानकारी बाकी 4 बियॉन्डर्स को नहीं दिखाई, और ध्यान में उसे एक अदृश्य जुड़ाव महसूस हुआ, कहीं दूर किसी खास जगह से,
दिमाग में इनडिस्क्राइबेबल करप्शन उठने लगी। डिंग की आवाज़ के साथ उसने एक सोने का सिक्का उछाला और उसी पल सैफरा कासल की ऑरा से नाता कट गया, यानी कि वह आइसोलेट हो चुका था और करप्शन अलग हो गई। फिर उसके सामने एक साफ तस्वीर उभरी और वह गायब हो गया। अगले ही पल वह एक विशाल लाइब्रेरी में था जहां पीतल की चादरों से बंधी किताब रखी थी। मिल गई, क्लाइन मुस्कुराया और असामान्य सटीकता से स्थानांतरण किया, यानी कि एबनॉर्मली प्रिसाइज टेलीपोर्ट, क्योंकि सामान्य हालत में कन्वर्जेंस के कारण उसे वहां आने में बहुत देर हो जाती। तभी उसकी पीठ पर सजा पड़ी, कोड़े की मार यानी कि विपिंग, सार्वजनिक जगह में घुसने का अपराध यानी कि पब्लिक ट्रेसपासिंग। उसने दांत भींचकर कहा कि अपराध हल्का है और अगले 1-2 मिनट तक फिर सजा नहीं मिलेगी। उसने तुरंत एरियाना को सिर्फ जगह की सूचना भेजी और जैसे जैसे बुक के नियम उभरने लगे और उसकी समझ टूटने लगी, उसकी चेतना गिर रही थी। प्राइमोडियल 1 की मानसिक छाप हलचल मचाने लगी। वह किताब ना छू सकता था, ना बदल सकता था, ना ले जा सकता था, ना छुपा सकता था। तभी एरियाना का प्रोजेक्शन आया और उसे भी सजा मिली। क्लाइन बोला कि पहला मसला हल हो गया है, अब दूसरा, इसे सील कैसे करें। एरियाना ने कहा कि जानकारी नष्ट हो चुकी है, अब सिर्फ ट्रायल एंड एरर ही रास्ता है, यानी कि कोशिश और गलती। तभी क्लाइन ने लैरियन से सौदे की बात की, लेकिन लैरियन ने कहा कि जिसके पास सच्ची आस्था यानी कि पायस फेथ नहीं है वो उसे नहीं समझ सकता। और क्लाइन ने मन ही मन कहा, एक दुष्ट देवता होकर भी भक्त होना, यही उसकी इंसानियत थी। तो दोस्तों, बेल्टेन की हवा अब पूरी तरह बदल चुकी है। 002 सिर्फ कानून नहीं बना रहा, वह हकीकत को फिर से लिख रहा है और अगला कदम सीधे देवताओं के खिलाफ जाने वाला है। यह तो बस शुरुआत है, आगे जो आने वाला है वह हर किरदार की किस्मत, हर राज और हर कानून को उलट देगा। अगली वीडियो में वही 10 कदम जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। तैयार रहना, क्योंकि अब खेल सच में शुरू होता है।